डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2201 से 2210 तक। सिस्टम अपने पहली बार एक नागा को हलाक किया है। थंडर गार्ड की आजमाइश फाल हो रही है। 1000 नागा हलाक करे। मौजूदा हलाकतों की तादाद 1। सिस्टम, ये आजमाइश पहली बार डंजिन में दाखिल होने पर एक इनामी मिशन है। अगर आप मर गए या डंजिन से बाहर निकल गए तो आप खुद ब खुद इस मिशन में नाकाम हो जाएंगे। मिशन के इनामात नामालूम हैं। मिशन में नाकाम होने पर आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। इसके बाद हर किसी के सिस्टम इंटरफेस के कोने में एक काउंटर नमूदार हुआ जो हलाक किए गए नागाओं की तादाद जाहिर कर रहा था। 1000 नागा हलाक करने हैं। क्या ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल नहीं है? हैप्पी ऑट ने सिस्टम का नोटिफिकेशन पढ़ते हुए माथे पर बिल डालकर कहा। उन्हें सिर्फ एक नागा गार्ड को मारने में 20 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा था, जो इस डंजन का सबसे कमजोर मुंसटर था। 1000 नागा हलाक करने के लिए उन्हें गैर मामूली वक्त दरकार होगा। मजीद बरा, ये सिर्फ एक डंजन मिशन था। इस डंजन मिशन को मुकम्मल करने में जितना वक्त लगेगा, इतने वक्त में वो कहीं और कई मिशन मुकम्मल कर सकते थे। हाँ, इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन ये नागा बहुत ज्यादा एक्सपी फराहम करते हैं। यहाँ हमारी लीवलिंग की रफ्तार डंजन से बाहर के मुकाबले में कम अज कम 50% ज्यादा तेज होगी। बर्निंग सी ने हैरत से अपनी एक्सपीरियंस बार को देखते हुए कहा। थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में इनकी लीवलिंग की रफ्तार पहले ही मुतासिर कुन थी, लेकिन इस डंजन में लीवलिंग बाहर के मुकाबले में 50% ज्यादा तेज थी। ये डंजन लीवलिंग के लिए एक बेहतरीन जगह थी। बिलाशुबा इतनी ज्यादा एक्सपी हासिल करने की एक बड़ी वजह ये थी कि उनकी लेवल बहुत कम थी और उनकी टीम में सिर्फ 10 खिलाड़ी थे। अगर लेवल 90 की 100 रुकनी टीम इस डंजन में आती तो उनकी लीवलिंग की रफ्तार इतनी ज्यादा ना होती। बहरहाल हम फिलहाल यहाँ फंसे हुए हैं। आइए बस मोनस्टर्स को मारते हैं और इस मिशन को एक इजाफी बोनस समझी, सिमसारा ने कहा। दुरुस्त है। यहाँ हमारी लीवलिंग की रफ्तार शानदार है। अगर तक फ्लावर ऑफ 7 सन्स के अरकान को मालूम हो जाए कि हम यहाँ इतने मजे से लेवल अप कर रहे हैं तो वो शायद गुस्से से मर जाएं, फरोजन जैम ने हंसते हुए कहा। उन्होंने हमें एक कोने में धकेल दिया ये सोच कर कि हम जल्द अबदेर हार मान लेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि कौन ज्यादा देर तक टिकता है। फरोजन जैम आसानी से अंदाजा लगा सकती थी कि इस वक्त डंजन के बाहर क्या हो रहा होगा। सुप्रीम सकाई ने गालबन डंजन के दाखिली रास्ते पर अपनी नफरी की एक बड़ी तादाद तैनात कर रखी होगी। जैसे ही उनकी टीम डंजन से बाहर निकलेगी, फ्लावर के अरकान उन पर टूट पड़ेंगे। पहले वो अपनी सूरत हाल के बारे में फिक्रमंद थी, क्योंकि वो डंजन के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे थे, जबकि बाहर की दुनिया में लोग मुसलसल खुद को बेहतर बना रहे थे। अब जबकि वो कहीं और के खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी से लेवल अप कर सकते थे, तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फ्लावर ऑफ 7 सन्स अपना वक्त जाय कर रहे और वो यहाँ एक गैर मुतवक्के मिशन मुकम्मल कर रहे। थंडर गार्ड की आजमाइश। जब सैफ अली ने मिशन का नाम देखा तो उसे अपने माजी से ऐसा ही एक मिशन याद आया। ताहम उस वक्त किसी ने इसे मुकम्मल करने की जहमत नहीं की थी। इसकी वजह बहुत सादा थी। इस दौर में जब हर सेकंड अहमियत रखता था, कोई भी डंजन मिशन पर इतना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि लेवल 90 की 100 रुकनी टीम को भी 1000 नागा हलाक करने के लिए 5 अच्छे दिन की मेहनत दरकार होती, और इस वक्त को जाय करने के बजाय खिलाड़ी दूसरे मिशनों के जरिए लेवल अप करने और अपने आलात को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर सकते थे। मजीद बरा, असल खजाना थंडर टेम्पल के मरकजी मंदिर में था। साइड टेम्पल सिर्फ इन खिलाड़ियों के लिए एक रास्ता था जो मरकजी मंदिर की तलाश करना चाहते थे। भला कौन साइड टेम्पल में इतना वक्त जाय करना चाहेगा? ताहम चूंकि उनकी टीम इस वक्त डंजन से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए कुछ न करने से बेहतर था कि डंजन मिशन मुकम्मल किया जाए। बदकिस्मती से नागा गार्ड की ज्यादातर लूट कम कीमत वाली अशिया पर मुश्तमिल थी। लॉर्ड ने एक आम हथियार आलात का टुकड़ा भी नहीं गिराया था। एक मैजिक क्रिस्टल के अलावा सिर्फ इमित्सट कवायस ही काबिल जिक्र थे, जो थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन की मखसूस करेंसी थी।
इन इमिटसेट कवायंस के साथ खिलाड़ी थंडर टेम्पल में फरोख्त होने वाली कुछ मखसूस मसनूआत खरीद सकते थे। वो उन सिक्कों को सोने के बदले एक के मुकाबले में एक की शरह से तब्दील भी कर सकते थे। मामूली लूट ने टीम के किसी रुकन को हैरान नहीं किया। नागा गार्ड डंजिन का सबसे कमजोर मॉन्स्टर था और अगरचे वो उनके लिए एक ताकतवर दुश्मन था, लेकिन यह महज उनकी कम लेवल और नाकिस आलात की वजह से था। डंजिन में किसी आम मॉन्स्टर से आला दर्जे के आलात गिरते देखना अजीब होता। इसके बाद टीम ने हाल के नागाओं को मारना जारी रखा। अगरचे इन मॉन्स्टर्स को मारने का तरीका थका देने वाला था, लेकिन हर बार जब कोई नागा हलाक होता, वो अपनी एक्सपीरियंस बार को बढ़ते हुए देखकर खुश होते। जब उन्होंने अपने छठे नागा गार्ड को खत्म किया तो लॉर्ड ने खून की तरह सुर्ख पत्थर का एक टुकड़ा गिराया, जिसने फौरी तौर पर सैफ अली की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर दी। थंडरबोल्ट जेमस्टोन का टुकड़ा। अगरचे ये सिर्फ एक जेमस्टोन का टुकड़ा था, न कि आला दर्जे के आलात का कोई हिस्सा, लेकिन सैफ अली की पिछली जिंदगी में गार्ड्स डोमेन में ये नाकाबिल यकीन हद तक मशहूर था। कोई भी थंडरबोल्ट जेमस्टोन के 10 टुकड़ों को मिलाकर एक थंडरबोल्ट जेमस्टोन बना सकता था। ये वो शय थी जिसे थंडर गार्ड ने जाती तौर पर अपने सिपाहियों को मुसल्लह करने के लिए बनाया था। अपनी जगह पर थंडरबोल्ट जेमस्टोन लेस होने पर खिलाड़ियों के बुनियादी औसाफ में सिर्फ 2% इजाफा करता था और हर खिलाड़ी कल 3 थंडरबोल्ट जेमस्टोन पहन सकता था। ज्यादातर माहिरीन इतने मामूली इजाफे को हिकारत से देखते। 3 थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स के साथ भी उन्हें अपने बुनियादी औसाफ में सिर्फ 6% इजाफा हासिल होता, जो यकीनन दूसरे आला दर्जे के जेमस्टोन्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। ताहम जब खिलाड़ी 3 थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स पहन लेते तो वो एक पोशीदा असर थंडर गार्ड की हिफाजत को मुतहर्रिक कर देते, जिससे खिलाड़ियों के बुनियादी औसाफ में 9% और जिस्मानी साख्त में 20% इजाफा हो जाता। दूसरे लफ्जों में खिलाड़ी 3 थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स पहनकर अपने बुनियादी औसाफ में 15% और अपनी जिस्मानी साख्त में 20% इजाफा हासिल कर सकते थे। थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स खिलाड़ियों के 3 तक पहुंचने के बाद भी कारामद रहते थे। मजीद बरा थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन के अंदर खिलाड़ियों के बुनियादी औसाफ में इजाफी 10% इजाफा फराहम करते थे। ये इन लोगों के लिए एक बेहतरीन इजाफा था जो इस इलाके की तलाश करना चाहते थे। सिर्फ छठी हलाकत के बाद एक टुकड़ा गिरा। इस सूरत-ए-हाल ने सैफ अली को थोड़ा हैरान कर दिया। क्या यह पहली बार डंजिन में दाखिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए एक इजाफी इनाम हो सकता है? जहां तक सैफ अली को याद था, थंडरबोल्ट जेमस्टोन के टुकड़ों के गिरने का इम्कान 1% से भी कम था, लेकिन यह टुकड़ा उनके छठे नागा गार्ड को मारने के बाद गिरा था। इसकी वाहिद वजाहत जो वो सोच सकता था वो ये थी कि वो इंतहाई खुशकिस्मत रहे हैं। अब फिर गिरने की शरह बढ़ गई थी। जब सैफ अली और उसकी टीम ने अपने 17 नागा गार्ड को हलाक किया तो एक और थंडरबोल्ट जेमस्टोन का टुकड़ा गिरा। यकीनन ये पहली बार डंजिन में दाखिल होने का फायदा ही होगा। सैफ अली की जोश और खरूश में इस वक्त इजाफा हुआ जब उसने दूसरा टुकड़ा देखा। शुरू में उसने सिर्फ कुछ मोनस्टर्स को मारने और डंजिन में लेवल बढ़ाने का मंसूबा बनाया था। उसने सिर्फ इस वक्त फ्लावर ऑफ 7 सन्स के जाल से निकलने का रास्ता तलाश करने का सोचा था जब हर कोई काफी ज्यादा लेवल तक पहुंच जाए। उसने हकीकत में डंजिन पर मुकम्मल तौर पर छापा मारने का नहीं सोचा था, लेकिन अगर वो काफी थंडरबोल्ट जेमस्टोन के टुकड़े जमा कर सकते थे तो उसे अपने मंसूबे बदलने होंगे। सिमसारा और उसके साथियों के बुनियादी औसाफ अभी भी डंजिन की कम अज कम जरूरियात को पूरा करने से बहुत दूर थे, लेकिन अगर वो सब 3 थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स पहन सके तो वो इस फर्क को नुमाया तौर पर कम कर सकते। उनके जंगी मैयार को मद्देनजर रखते हुए थंडर टेम्पल के साइड टेम्पल पर छापा मारना मुकम्मल तौर पर मुमकिन था। सब कुछ कहने और करने के बाद थंडर टेम्पल का साइड टेम्पल एक कदीम खुदा की खुफिया सरजमीन के अंदर एक डंजिन था। मुमकिना लूट का मैयार आसानी से एक सुपर लार्ज स्केल टीम डंजिन से बेहतर हो सकता था। सैफ अली ने फिर टीम के बाकी अरकान को थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स के बारे में बताया, जिसने उन्हें फौरी तौर पर मजीद नागा गार्ड्स को मारने की तरगीब दी। थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन का दौरा करने का उनका मकसद खुद को बेहतर बनाना था और वो इस उम्मीद को पहले ही छोड़ चुके थे। अब जबकि एक और मौका सामने आया था, वो इस मौका को हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। जैसे ही सबके लड़ने के जज्बे बुलंद हुए, उन्होंने जोश और खरूश से डंजिन के नागाओं का शिकार शुरू कर दिया। जैसे ही वो अपनी कुतन बर्दाश्त बहाल करते, वो दोबारा काम पर लग जाते। मजीद बरा जैसे जैसे सबकी लेवल बढ़ती गई, उनके मोनस्टर्स को मारने की रफ्तार में भी इजाफा होता गया। इन नागाओं ने बहुत ज्यादा एक्सपी दी,
और तकरीबन 9 दिनों तक मोनेस्टर्स को मारने के बाद टीम का हर रुकन लेवल 80 तक पहुंच गया। चूंकि उनके एपिक आलात उनके साथ लेवल अप हुए थे, इसलिए उनके बुनियादी औसाफ में भी बड़ा इजाफा हुआ था। जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, वो लेवल 84 तक पहुंच गया था। इनकी लीवलिंग की रफ्तार हैरान कुन थी। थंडरबोल्ट जेमस्टोन के 28 टुकड़े जमा करने के बाद अपने हदफ से सिर्फ 11 दौर, एक बार फिर सिस्टम नोटिफिकेशन की तेज आवाज उनके कानों तक पहुंची। सिस्टम मुबारक हो, आपने 1000 नागा हलाक कर लिए हैं और थंडर गार्ड की आजमाइश मुकम्मल कर ली है। चैप्टर 2202 थंडर गार्ड की आजमाइश के इनामात। टीम को नोटिफिकेशन मिलने के बाद ही एहसास हुआ कि उन्होंने थंडर गार्ड की आजमाइश मुकम्मल कर ली है। वो नागा गार्ड्स और गार्ड कैप्टन्स को खत्म करने पर इतने मरकूज थे और थंडरबोल्ट जेमस्टोन के टुकड़े जमा करने के इम्कान से इतने पुरजोश थे कि उन्होंने आजमाइश को जहन से निकाल दिया था। बहरहाल थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स हैरत अंगेज तौर पर मुअस्सर थे। अब सिमसारा और हैप्पी आर्ट, जो 2 MTS थे, के अलावा टीम के हर रुकन के पास 3 थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स लगे हुए थे, जिससे उनके बुनियादी औसाफ में कल 25% इजाफा हुआ था। मजीद बरा, उन्होंने तो एक खिलाड़ी की जिस्मानी साख्त दोबारा हासिल कर ली थी। चूंकि वो लेवल 80 तक भी पहुंच चुके थे, इसलिए उन नागा गार्ड्स और गार्ड कैप्टन्स को मारना बहुत आसान हो गया था। दरहकीकत सिमसारा और हैप्पी आर्ट अब अकेले ही नागा गार्ड कैप्टन का मुकाबला कर सकते थे। ताहम ऐसा करने से टीम के 2 हीलर्स पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था, इसलिए उन्होंने नागाओं को उलझाने के लिए अपनी पुरानी हिकमत अमली जारी रखी। इस तरह दोनों हीलर्स को हीलिंग स्पिलिस डालने पर तवज्जो मरकूज नहीं करनी पड़ती थी और वो वक्ता फ़ौक़ता अपने हमले भी कर सकते थे, जिससे इनकी रफ्तार बढ़ जाती थी। आखिरकार हमने कर लिया। जब सैफ अली ने सिस्टम का नोटिफिकेशन देखा तो वो ये महसूस किए बगैर न रह सका कि ये मिशन एक हकीकी चैलेंज था। अगर उनके खास हालात ना होते तो वो इसे करने की जहमत न करते। इसमें बहुत ज्यादा वक्त सिर्फ होता था। सिस्टम अपने थंडर गार्ड की आजमाइश मुकम्मल कर ली है। इनाम के तौर पर थंडर गार्ड का मोती दिया जाता है। थंडर गार्ड का मोती, इस मोती में थंडर गार्ड की ताकत मौजूद है। इसे थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन के अंदर थंडरबोल्ट बैरियर को फाल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थंडरबोल्ट बैरियर को फाल करने के लिए जितने ज्यादा थंडर गार्ड के मोती इस्तेमाल किए जाएंगे, बैरियर इतना ही मजबूत होगा। एक ही वक्त में ज्यादा से ज्यादा 6 थंडर गार्ड के मोती इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दौरानिया 20 मिनट, कूल डाउन 1 घंटा। थंडरबोल्ट बैरियर। जब सैफ अली ने थंडर गार्ड का मोती देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि थंडर गार्ड की आजमाइश थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन को फतह करने की किलीद फराहम करेगी। खिलाड़ी थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में ताकतवर औजार जैसे मैजिकीरे असिमनंग स्क्रूलिस इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस हकीकत के अलावा कि खिलाड़ियों के ट्रिसिफर कर दिए गए थे, खुफिया सरजमीन की तलाश एक मुश्किल काम था। यह खास तौर पर इस वक्त सच था जब खिलाड़ियों का सामना थंडर टेम्पल के साइड टेम्पल में बासिस से होता था। आमतौर पर जब ट्रिसिफर खिलाड़ी बैरूनी अशिया पर भरोसा नहीं कर सकते तो वो ग्रेट लॉर्ड रैंक के मोनेस्टर्स से लड़ते हुए अपनी हद तक पहुंच जाते, लेकिन साइड टेम्पल में सबसे कमजोर बास ग्रैंड लॉर्ड था। मजीद बरा, वो आम ग्रैंड लॉर्ड्स नहीं थे। साइड टेम्पल के तमाम ग्रैंड लॉर्ड बासिस के पास खास बिल्ड लाइंस थी, जिसने उन्हें आम ग्रैंड लॉर्ड से कहीं ज्यादा ताकतवर और उन पर छापा मारना एक डरावना ख्वाब बना दिया था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन पर सही मानों में छापा मारना तब शुरू किया था जब उन्होंने सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान फरीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया हासिल कर ली थी। अगर उन सुपर पावर्स के पास थंडर गार्ड के मोती होते तो उनकी टीमें छापों में कम अज कम 50% ज्यादा मुअस्सर होती। फरीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया इस वक्त भी गैर मामूली तौर पर नायाब थी और सिर्फ एक हासिल करने के लिए खून और पसीने की भारी सरमायाकारी दरकार होती थी। इसके बाद सैफ अली ने थंडर गार्ड का मोती फाल किया और एक थंडरबोल्ट बैरियर बनाया जिसने 200 गज के रकबे को घेर लिया। बैरियर के किनारों पर सिया बिजली चमक रही थी। जैसे ही बैरियर जाहिर हुआ, तमाम नागा गार्ड्स और गार्ड कैप्टन्स के बुनियादी औसाफ में नुमायां कमी वाक़ई हुई। नागा गार्ड्स के बुनियादी औसाफ में 30% कमी आई और नागा गार्ड कैप्टन्स ने अपने औसाफ का 25% खो दिया। इसके अलावा बैरियर ने नागाओं के रद्दे अमल की रफ्तार को 20% कम कर दिया। अब नागा गश्ती दस्तों से लड़ते वक्त टीम को तकरीबन आधे दबाव का सामना करना पड़ा। शानदार!
मैं अब शायद अकेले ही नागा गार्ड का मुकाबला कर सकता हूं, बर्निंग सी ने गार्ड्स की सुस्त हरकत को देखते हुए पुकारा। इन जैसे माहिरीन तेज मोनस्टर्स के बजाय ताकतवर मोनस्टर्स से निपटना पसंद करते थे। तेज मोनस्टर्स के पास उनके हमलों को रोकने का ज्यादा इम्कान होता था, जिससे उनका कल डीपीएस कम हो जाता और लड़ाई तवील हो जाती। हालात के मुताबिक खिलाड़ियों के लिए लड़ाई जीतना नामुमकिन भी हो सकता था। यकीनन ये वाकई थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन को फतह करने की किलीद है। कमजोर नागाओं को देखकर सैफ अली की आंखें जोश से चमक उठीं। मजीद बरा, ये सिर्फ एक थंडर गार्ड के मोती का असर था। अगर वो 6 मोतियों के साथ थंडरबोल्ट बैरियर को फाल करता तो ये एक ग्रैंड लॉर्ड रैंक के बास को भी दबा देता। पहले इसे अपनी टीम के पहले बास नागा जनरल वोलिनिका को मारने पर सिर्फ 30% यकीन था। बहरहाल उनकी टीम में खिलाड़ी काफी नहीं थे। यहां तक कि अगर टीम का हर रुकन गैर मामूली जंगी मेयार रखता और 3 थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स से लैस होता, तब भी खिलाड़ियों की कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल होता। ताहम अब जबकि उनके पास थंडर गार्ड का मोती था, उसने महसूस किया कि उनके पास पहले बास को शिकस्त देने का कम अज कम 50% इम्कान है। थंडर गार्ड का मोती हाथ में आने के बाद टीम ने नागाओं को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हलाक किया। आधे दिन से भी कम वक्त में उन्होंने बाकी 11 टुकड़े जमा कर लिए और सिमसारा और हैप्पी आर्ट दोनों 3 थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स पहनने के काबिल हो गए। शानदार! इन औसाफ और जिस्मानी साख्त के साथ मुझे ग्रैंड लॉर्ड का मुकाबला करने में कोई मसला नहीं होगा। सिमसारा थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स के असरात का तजुर्बा करते हुए अपनी आहों को ना रोक सका। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने एक छोटा बरजर्क स्कल फाल कर लिया हो। ये दावा करना कोई मुबालगा आराई नहीं थी कि ये थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स अब तक थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन से इसकी सबसे बड़ी हासिलात थी। 3 थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स आसानी से एक एपिक शय से ज्यादा कीमती थे। एपिक अशिया की लेवल की हद वसी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनकी एक हद होती है। मिसाल के तौर पर वो एपिक हथियार और आलात जो वो इस वक्त इस्तेमाल कर रहा था, वो इनमें से ज्यादातर को लेवल 100 तक पहुंचने तक इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन दूसरी तरफ थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स इसके बाद भी कारामद होंगे। दर हकीकत ये जेमस्टोन्स उसके प्रचार तक पहुंचने के बाद भी कारामद हो सकते हैं। एक बार जब सिमसारा और हैप्पी आर्ट ने थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स के सीट हासिल कर लिए, तो टीम बेचैन हो गई और मशवरा दिया कि वो साइड टेंपल के पहले बास को चैलेंज करें। फितरी तौर पर सैफ अली ने एतराज नहीं किया। वो भी काफी अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। अगरचे इसने माजी में थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन की तलाश की थी, लेकिन जब वो पहली बार वहां गया था, मुख्तलिफ सफर पावर्स कई बार साइड टेंपल पर छापा मार चुकी थी। मजीद बरा, वो दूसरे गिल्ड्स के माहिरीन के साथ गया था और इस मुहिम की क़यादत फर्स्ट रेट गिल्ड्स के चोटी के माहिरीन कर रहे थे। फितरी तौर पर मरूफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने तमाम अच्छी लूट पर कब्जा कर लिया था। इस जैसे छोटे गिल्ड्स के माहिरीन, जिन्हें थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन के चंद दाखला पास मिले थे, सिर्फ वही बचा खिंचा माल हासिल कर सके थे जो फर्स्ट रेट गिल्ड्स नहीं चाहते थे। इसके बावजूद उसने जश्न मनाने के लिए काफी से ज्यादा खजाना हासिल कर लिया था। एक कदीम खुदा की खुफिया सरजमीन दीगर खुफिया सरजमीनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा आला मयार की थी। यहां तक कि किसी दूसरी टीम के साइड टेंपल को पहली बार क्लियर करने के बाद और लूट की मिकदार और मयार गिरने के बाद भी डंजिन की लूट को अब भी आला दर्जे का समझा जाता था। अब जबकि इसे इस जिंदगी में थंडर टेंपल के साइड टेंपल पर छापा मारने वाली खिलाड़ियों की पहली टीम में शामिल होने का मौका मिला था, तो वो शुरू करने के लिए बेताब क्यों ना होता। बाद में जब सैफ अली और टीम ने 1 घंटा आराम कर लिया, तो वो उन्हें सीधा गार्डियन हॉल की तरफ ले गया, जहां नागा जनरल इंतजार कर रहा था। टीम ने गार्डियन हॉल के बाहर नागाओं को बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। अब अंदर सिर्फ नागा जनरल और उसके 2 बॉडीगार्ड्स बाकी थे। ताहम जब टीम हॉल में दाखिल हुई और इस बास को देखा जिस पर वो छापा मारने का इरादा रखते थे, तो वो अपनी सांसें रोकने पर मजबूर हो गए। नागा जनरल वोलिनिका, लेवल 89, HP 320-000-320-000-000। चैप्टर 2203 पानियर रैंक बास, एक कदीम नस्ल। जब सब ने वोलिनिका और उसके हाथ में मौजूद जामनी नीले रंग का त्रिशूल देखा, तो उनका एतमाद मुतजलजल हो गया। थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन के अंदर खिलाड़ियों के ट्रिसिफर कर दिए गए थे और ग्रैंड लॉर्ड्स ट्रिसिफर मखलूकात के खिलाफ तकरीबन नाकाबिल शिकस्त थे।
वो सिर्फ इसलिए नागा जनरल को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे थे, जिसे उन्होंने सिर्फ एक ग्रैंड लॉर्ड रैंक का बास समझा था, क्योंकि उनके पास थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स और थंडर गार्ड का मोती था। अपने एपिक हथियारों और आलात समेत उन्होंने सोचा था कि उनके पास साइड टेम्पल के पहले बास को शिकस्त देने का अच्छा मौका है। अब ताहम उन्हें मालूम हुआ कि पहला बास ग्रैंड लॉर्ड रैंक की एक कदीम नस्ल था। थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन से बाहर भी ग्रैंड लॉर्ड रैंक की कदीम नस्ल से निपटना मुश्किल काम था। थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन के अंदर उस पर छापा मारने की कोशिश करना महज एक मजाक था। क्या पानियर बास मुख्तलिफ हो सकता है? सैफ अली ने भी वोलिनिक्का को देखकर माथे पर बिल डाले। मौजूदा नागा जनरल वो बास नहीं था जिसका सामना उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। माजी में वोलिनिक्का सिर्फ एक आम ग्रैंड लॉर्ड था। मजीद बरा, इसके पास 2 हाथों वाला कुल्हाड़ा था, त्रिशूल नहीं। गार्ड्स डोमेन में मोनेस्टर्स के जंगी मेयार इस बात पर मुनहसिर होते थे कि वो कौन सा हथियार इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो मोनेस्टर्स जो 2 हाथों वाला कुल्हाड़ा इस्तेमाल करते थे, सादा जंगी तरीकों और जबरदस्त तबाहकुन ताकत पर इन्हिसार करते थे। वोलिनिक्का का 2 हाथों वाले कुल्हाड़े के साथ हर हमला एविसिपिलिस की तरह था। यहां तक कि इसी लेवल के टैंक्स के लिए भी इस मोन्स्टर के हमले का बड़ा रास्त सामना करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। फिर भी इस जिंदगी में वोलिनिक्का ने त्रिशूल पकड़ा हुआ था। भारी भरकम लेकिन ताकतवर 2 हाथों वाले कुल्हाड़े के बरक्स त्रिशूल एक किस्म का नेजा था। इसकी हमले की हद न सिर्फ 2 हाथों वाले कुल्हाड़े से ज्यादा थी, बल्कि इसके हमले के अंदाज भी ज्यादा लचकदार थे। त्रिशूल के साथ वोलिनिक्का को एक ही वक्त में मुतअद्दिद हमलों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मजीद बरा, एक कदीम नस्ल के तौर पर वोलिनिक्का के बुनियादी औसाफ आम ग्रैंड लॉर्ड से कहीं ज्यादा थे। लिहाजा ये बास अपने त्रिशूल के साथ गालिबन इतनी ही खाम ताकत का मुजाहरा कर सकता था जितनी इसने सैफ अली के माजी में की थी। ये वोलिनिक्का ताकतवर और चुस्त दोनों था। ये छापा यकीनी तौर पर सैफ अली की तवक्को से दुगना मुश्किल होगा। ज्यादा अहम बात यह है कि बासिस को कुदरती फायदा हासिल था। आम वोलिनिक्का, जो सैफ अली को याद था, इसकी सिर्फ 18 करोड़ एचपी थी, लेकिन इस नागा जनरल की 32 करोड़ एचपी थी। अपनी जंगी बहाली के साथ वो हर 5 सेकंड में 32 लाख एचपी बहाल कर सकता था। अगर टीम 6,40,000 से ज्यादा डीपीएस नहीं दे सकती थी, तो इस बास को शिकस्त देना नामुमकिन था। ये बास बहुत ताकतवर है। अगर ये सिर्फ वहां खड़ा रहे और हमें इसे मारने दे, तब भी मुझे शक है कि हम इसकी एचपी में कोई कमी कर सकेंगे। हैप्पी आर्ट ने वोलिनिक्का को तल्ख मुस्कुराहट के साथ देखते हुए कहा। अगर हमारा डीपीएस इसकी जंगी बहाली से बढ़ भी जाए, तब भी ये हमें कई बार मार सकता है, इससे पहले कि हम उसे खत्म कर सकें। इनकी टीम इस डंजन के लिए पहले ही बहुत कम थी। एक आम ग्रैंड लॉर्ड को मारना एक इंतहाई चैलेंज था, और अब जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका हरीफ ग्रैंड लॉर्ड रैंक की एक कदीम नस्ल है, तो उनके पास कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं थी। क्या आपको यकीन है कि हम इस चीज को शिकस्त दे सकते हैं? एंडलेस सकारस ने खामोशी से सैफ अली से पूछा। टीम का हर रुकन गार्ड्स डोमेन में या तो चोटी का माहिर था या फिर एक बेहतरीन खिलाड़ी। वो सब कई बासिस को मार चुके थे और आसानी से अपनी टीम की हुदूद का अंदाजा लगा सकते थे। एंडलेस सकारस की राय में उनकी टीम वोलिनिक्का को शिकस्त देने के काबिल नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस बास पर छापा कैसे मार सकते हैं। सैफ अली की महारत हैरान कुन हो सकती है, लेकिन डंजन बास पर छापा मारना एक आदमी का काम नहीं था। मेरा ख्याल है कि हमारे पास नागा जनरल को शिकस्त देने का तकरीबन 20 से 30% इम्कान है। इस बात पर मुनहसिर है कि 6 थंडर गार्ड के मोती कितने मौसर साबित होते हैं। सैफ अली ने मामले पर सोचने के बाद कहा। उसने तवक्को नहीं की थी कि ये बास माजी के बास से मुख्तलिफ होगा, लेकिन उनकी टीम ने डंजन पर छापा मारने के लिए जरूरी अहम अशिया भी जमा कर ली थी। खुशकिस्मती से नागा जनरल साइड टेम्पल के बासिस में सबसे आसान था, क्योंकि इसके स्किल्स बहुत सादा थे। खिलाड़ियों को सिर्फ काफी ज्यादा बुनियादी औसाफ और आने वाले हमलों से बचने की सलाहियत की जरूरत थी। 20 से 30% एंडलेस सकारस ने तलवारबाज को हैरत से देखा। जहां तक इसका ताल्लुक था, इस बास को शिकस्त देने का 5% इम्कान भी आसमानी मदद होती, फिर भी सैफ अली को कामयाबी के 30% इम्कान पर तकरीबन यकीन था। वो जरूर मजाक कर रहा होगा। टीम के बाकी अरकान ने भी सैफ अली को सदमे से देखा। आइए एक कोशिश करते हैं। जैम, दाखिली रास्ते के करीब रहो। अगर छापा नामुमकिन लगे तो भाग जाना। बास को हाल से बाहर तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए।
सैफ अली ने कहा। ठीक है, फ्रोजन जैम ने सर हिलाया और हाल के दाखिली रास्ते की तरफ चल दी। अगर सैफ अली और दूसरे मर भी गए तो वो उन्हें दोबारा जिंदा करने के काबिल होगी। डंजन के अंदर मौत की सजा काफी हल्की थी और उसका रिसरिकेशन सिपेल उसे मजीद कम कर सकता था। सैफ अली ने फिर हैप्पी आर्ट को बास का मुकाबला करने की हिदायत की, जबकि सिमसारा ने 2 लेवल 88 ग्रेट लॉर्ड रैंक के नागा बॉडी गार्ड्स को संभाला। इस दौरान सैफ अली हैप्पी आर्ट के करीब रहेगा। सैफ अली के इंतजाम ने इसके साथियों को उलझन में डाल दिया। सिमसारा वाज़े तौर पर हैप्पी आर्ट से ज्यादा मजबूत था, फिर भी सैफ अली ने इसे साइड मोनस्टर्स को संभालने की हिदायत की। ताहम इनमें से किसी ने भी अपने टीम लीडर के मंसूबे पर एतराज नहीं किया। आइए शुरू करते हैं, सैफ अली ने हुक्म दिया जब सब अपनी पोजीशन पर आ गए। टीम के 6 अरकान ने फौरी तौर पर थंडर गार्ड के मोती फ़ाल कर दिए, जो उन्हें थंडर गार्ड की आजमाइश मुकम्मल करने पर मिले थे। 6 मोतियों वाला थंडर बोल्ट बैरियर 400 गज के रकबे पर फैल गया, जिसने पूरे हाल को अपनी लपेट में ले लिया। वोलिनिक्का और उसके बॉडी गार्ड्स के बुनियादी औसाफ फौरी तौर पर गिर गए। पलक झपकते ही नागा जनरल ने अपने बुनियादी औसाफ का 30% खो दिया, जबकि 2 नागा बॉडी गार्ड्स ने 45% खो दिया। शानदार! सैफ अली ये देखकर हैरान रह गया कि बैरियर कितना मुअस्सर था। उसने सोचा था कि वो खुशकिस्मत होंगे अगर बैरियर नागा जनरल के बुनियादी औसाफ को 20% तक कम कर सके, लेकिन वोलिनिक्का ने इससे 10% ज्यादा खो दिया था। ये थंडरबोल्ट बैरियर एक एडवांस्ड मैजिक ईरे की ताकत का मुकाबला कर सकता था। सैफ अली ने फिर फ्रोजन जैम को टीम की फॉर्मेशन में दोबारा शामिल किया और हैप्पी आर्ट और सिमसारा बास और उसके कारिंदों का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। वोलिनिक्का ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी कि इसके 2 बॉडी गार्ड्स को दूर ले जाया गया है, बल्कि उसने अपना त्रिशूल उठाया और उसे खातून शील वारियर की तरफ घुमाया। त्रिशूल 25 गज दूर तक पहुंच सकता था और इसमें इतनी ताकत थी कि इसके गिर्द जगह कांपने लगी। पलक झपकते ही वोलिनिक्का ने हैप्पी आर्ट पर मुसलसल 4 वार किए। चोटी की माहिर होने के बावजूद हैप्पी आर्ट को लगातार 4 हमलों से बचने में मुश्किल पेश आई। चौथा हमला हैप्पी आर्ट की ढाल से हल्का सा टकराया और उसके नतीजे में वो एक कदम पीछे हट गई और उसकी 40,000 से ज्यादा एचपी कम हो गई। त्रिशूल के साथ वोलिनिक्का की ताकत हौलनाक थी। मजीद बड़ा ये इस वक्त हुआ जब बास को थंडरबोल्ट बैरियर के जरिए दबा दिया गया था। अगर वोलिनिक्का अपनी पूरी ताकत पर होता तो उसे चैलेंज करने की हिम्मत करने के नताइज संगीन होते। खुशकिस्मती से हैप्पी आर्ट कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं थी। 3 थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स से मिलने वाले इजाफे के साथ इसके 0 होने के बावजूद उसकी ज्यादा से ज्यादा एचपी 1,70,000 से ज्यादा थी। 40,000 एचपी खोना बमुश्किल काबिल बर्दाश्त था। ताहम वोलिनिक्का अभी रुका नहीं था, क्योंकि इसने अपनी दम जमीन में धंसाई ताकाशील वारियर के पीछे से हमला कर सके। अगरचे हैप्पी आर्ट ने हमले को महसूस कर लिया था, लेकिन वो पिछले असर की वजह से अपने दिफा के लिए वक्त पर मोड़ ना सकी। इससे पहले कि दम हैप्पी आर्ट से टकराती, सैफ अली ने इसका बाजू पकड़ा और उसे खतरे से बाहर निकाल लिया। दूसरे हाथ में कलंगरे पकड़े हुए उसने नागा जनरल की दम पर वार किया, जिससे वो पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ खुद बास से जा टकराई। 2-2-1-3-7-9-6 वोलिनिक्का के सर के ऊपर नुकसान की एक हैरान कुन मिकदार नमूदार हुई, जिसने टीम के अरकान को दंग कर दिया। अब तक ये खिलाड़ी हर हमले के साथ तकरीबन 20,000 नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए 2,000 से ज्यादा का नुकसान ना देखना नामुमकिन था। ये भी मुमकिन है। बर्निंग सी ने सदमे से मुंह खोल दिया जब उसने सैफ अली को बास के हमले को इसी के खिलाफ इस्तेमाल करते देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी बास के लिए खुद को नुकसान पहुंचाना भी मुमकिन है। बास मोनस्टर्स के जंगी मेयार आमतौर पर औसत से ज्यादा होते हैं, और बास को खुद को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर करने की कोशिश करना ऐसा ही था जैसे किसी खिलाड़ी को अपने ही हमले अपने खिलाफ करने पर मजबूर करना। ये बिल्कुल नामुमकिन होना चाहिए था। फिर भी सैफ अली ने वही कर दिखाया था। 2 मिलियन से ज्यादा नुकसान। हमें इसे 20 मिनट के अंदर शिकस्त देने के काबिल होना चाहिए। जब सैफ अली ने देखा कि वोलिनिक्का ने खुद को कितना नुकसान पहुंचाया है और टीम के मजमूई डीपीएस को मद्देनजर रखा, तो उसने सुकून का सांस लिया। पूरे साइड टेंपल में वोलिनिक्का वाहिद बास था जो खुद को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता था। ये इसके टेल पंचर स्कल की वजह से था।
इस स्कल ने माजी में लातादाद टैंक्स को मौत के घाट उतारा था, लेकिन इसने खिलाड़ियों को नागा जनरल को शिकस्त देने का एक ज्यादा मुअस्सर तरीका भी फराहम किया था। बिलाशुबा खिलाड़ियों को इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत और वक्त के तकरीबन कामिल इंतखाब की जरूरत थी। मामूली सी गलती से उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती और टैंक्स वोलिनिक्का के टेल पंचर से बहुत जल्दी नहीं बच सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो नागा जनरल अपनी दम पीछे हटा लेता। यही वजह थी कि सैफ अली ने हैप्पी ऑट को वोलिनिक्का के लिए मुकर्रर किया था। अगर सिमसारा बास का मुकाबला करता तो वो टेल पंचर से आसानी से बच जाता, जिससे सैफ अली के वक्त का इंतखाब बिगड़ जाता। हैप्पी ऑट के जंगी मेयार इस काम के लिए बेहतरीन थे। वो वोलिनिक्का के सामने से होने वाले हमलों के खिलाफ अपना दिफा कर सकती थी, लेकिन टेल पंचर से बचने के काबिल नहीं थी। सैफ अली के कारनामे को देखने के बाद टीम का एतमाद काफी बढ़ गया। वोलिनिक्का तकरीबन हर 2 सेकंड में टेल पंचर इस्तेमाल करता था, जिसका मतलब था कि वो हर 2 सेकंड में 2,000,000 से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। ये नागा जनरल की जंगी बहाली पर काबू पाने के लिए यकीनन काफी था। अब जबकि उन्होंने इस छापे के सबसे बड़े चैलेंज को खत्म कर दिया था, इस बास को शिकस्त देना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद वोलिनिक्का की एचपी तेजी से कम हुई। ताहम हर बार जब वोलिनिक्का की एचपी 20% गिरती, वो 2 नए बॉडीगार्ड्स को बुलाता। खुशकिस्मती से थंडरबोल्ट बैरियर के दबाव और सिमसारा के जंगी मेयार के साथ चंद लेवल 88 ग्रेट लॉर्ड्स को मसरूफ रखना कोई मसला नहीं था। आखिरकार जब वोलिनिक्का की एचपी 20% तक गिर गई तो नागा जनरल बिफर गया और उसकी रफ्तार और ताकत आसमान को छूने लगी। ये देखकर हैप्पी ऑट ने फौरी तौर पर शील्ड वॉल फाल कर दी, जबकि सैफ अली ने चिलिंग फील्ड फाल कर दी और जरूरत पड़ने पर हैप्पी ऑट को खतरे से बाहर धकेलने के लिए एक बर्फ का टुकड़ा महफूज रखा। उसने वोलिनिक्का की दम का रुख मोड़ने के लिए 2 बर्फ के टुकड़े भी महफूज रखे। उसने बाकी 3 को नागा जनरल पर बमबारी करने के लिए इस्तेमाल किया। ताहम वोलिनिक्का के हमले बहुत तेज थे। अगरचे हैप्पी ऑट ने अपने दिफा की पूरी कोशिश की, लेकिन स्कैटर इस लड़ाई के लिए काफी नहीं था और वो मुकाबला न कर सकी। आखिरकार हैप्पी ऑट बिफरे हुए नागा जनरल के हमलों को तकरीबन 40 सेकंड तक बर्दाश्त करने के बाद मर गई। उस वक्त वोलिनिक्का की 8% एचपी अभी बाकी थी। जब उनकी शील्ड वॉरियर गिर गई तो मैपल लोकसट और बर्निंग सी आगे बढ़े और उसकी जगह ली। ताहम वो दोनों 10 सेकंड से भी कम वक्त में मर गए। हॉटलेस सॉरुड ने फिर कदम आगे बढ़ाया और बास का मुकाबला करने के लिए अपना लाइफ सेविंग स्कल फाल किया। बदकिस्मती से वो सिर्फ 7 सेकंड तक टुक सका और नागा जनरल के सिर्फ 2 हमलों का मुकाबला कर सका। जल्दी करो, हमला करो। खिलाड़ियों की आंखें खून आलूद थीं जब उन्होंने वोलिनिक्का की एचपी को 4% तक गिरते देखा। उनके कुर्बान होने वाले अरकान के मरने के बाद सिमसारा ने अपना लाइफ सेविंग स्कल फाल किया और टैंक की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन नागा जनरल और उसके 2 बॉडीगार्ड्स दोनों के खिलाफ वो 6 सेकंड से ज्यादा नहीं टुक सका। वोलिनिक्का की 1% एचपी बाकी थी। मर जाओ। किसी दूसरे करीबी लड़ाका खिलाड़ी के न बचने पर सैफ अली ने इंस्टेंट स्ट्राइक फाल किया और बास के सामने नमोदार हुआ। सोवर्ड्स ट्रांसमिग्रेशन। अगरचे इंस्टेंट स्ट्राइक को भी 0 तक कम कर दिया गया था, लेकिन इस स्कल ने फिर भी 3 सेकंड के लिए इसकी हमले की रफ्तार में 300% और नुकसान में 240% इजाफा कर दिया। जैसे ही इसने वार किया, वोलिनिक्का के सर के ऊपर एक के बाद एक 120,000 से ज्यादा के नुकसानात चमकने लगे। आखिरी वार के तौर पर सैफ अली ने वोलिनिक्का के टेल पंक्चर का रुख मोड़ा और नागा जनरल को 2 मिलियन से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिससे इसकी आखिरी एचपी भी खत्म हो गई। चैप्टर 2204 नागा जनरल की लूट। जैसे ही वोलिनिक्का तकलीफ से चीखा और जमीन पर गिर गया, नागा बॉडीगार्ड्स अलग हो गए और बखर गए। थोड़ी देर बाद हॉल में सिर्फ 5 खिलाड़ी और लूट का एक छोटा ढेर बाकी रह गया। हमने कर लिया। फरोजन जैम अपनी खुशी ना रोक सकी। यहां तक कि एंडलेस सकारस और सैफ अली ने भी सुकून का सांस लिया। नागा जनरल जब बिफर गया था तो वो उनके लिए कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया था। अगर लड़ाई मजीद 5 सेकंड जारी रहती तो वो सब खत्म हो जाते। दरी असना वोलिनिक्का की मौत ने जिंदा बच जाने वालों को गैर मामूली मिकदार में एक्सपी फराहम की। यहां तक कि सैफ अली, जो पहले ही लेवल 84 तक पहुंच चुका था, ने अपनी एक्सपेरिनस बार को भरते हुए देखा। 79%, 85%,
90%। नागा जनरल की मौत ने उन्हें इन तमाम गार्ड कैप्टन से भी ज्यादा एक्सपी दी जिन्हें उन्होंने पहले हलाक किया था। 5 सेकंड के बाद सैफ अली के गिर्द एक सुनहरी चमक नमूदार हुई और वो लेवल 85 तक पहुंच गया। एंडलेस सकारस और दूसरे भी लेवल 80 से 81 तक पहुंच गए। एक्सपी की खौफनाक मिकदार ने एक लम्हे के लिए सबको दंग कर दिया। लेवल 80 के बाद खिलाड़ियों को अगली लेवल तक पहुंचने के लिए कहीं और 4 या 5 दिन तक मोनस्टर्स को मारना पड़ता था, लेकिन एक नागा जनरल को मारने के बाद उन्होंने इतनी एक्सपी हासिल कर ली थी कि वो अगली लेवल पर पहुंच गए। इस बास ने हमें इतनी ज्यादा एक्सपी दी है। अगर हम इन बासेस में से चंद एक को और मार सकें तो हम यहां से निकलने पर फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के लोगों को हैरान कर देंगे, फार्मलेस एरो ने जोश से कहा। उस वक्त वो अपनी लेवल के साथ गार्ड्स डोमेन की चोटी पर खड़े थे। अगरचे वो साइड टेंपल से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में इत्तलात मिल रही थी। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स में सबसे ज्यादा लेवल वाला माहिर भी सिर्फ लेवल 79 था और ज्यादातर चोटी के माहिरीन सिर्फ लेवल 77 थे। दूसरी तरफ उनकी टीम लेवल 81 तक पहुंच गई थी। जब ये बात सामने आएगी तो हर कोई हैरान रह जाएगा। गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ियों की लेवल इंतहाई अहम थी, खास तौर पर चोटी के माहिरीन के लिए। एक बार जब वो एक खास लेवल तक पहुंच जाते तो वो नए नक्शों की तलाश कर सकते थे और बेहतर अशिया और फवाइद हासिल कर सकते थे। मजीद बरां, इन आला सतही नक्शों की तलाश के दौरान उन्हें कम मुकाबले का सामना करना पड़ता। मजीद बरां, लेवल का दबाव हमेशा से इस खेल का एक हिस्सा रहा है। अगरचे लेवल का दबाव नाकाबिल यकीन हद तक मुअस्सर नहीं था, लेकिन 5 या इससे ज्यादा लेवल्स के फर्क के साथ ये नुमाया हो जाता था। दुरुस्त है, उन्होंने गालिबन कभी तवक्को नहीं की होगी कि हम इतनी जल्दी लेवल अप कर लेंगे, फरोजन जेम ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर हम यहाँ कुछ देर और जिंदा रह सकें और लेवल का फर्क 5 तक बढ़ा दें तो हमारे पास पांसा पलटने का मौका होगा। मजीद बरां, मुख्तलिफ सुपर पावर्स थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में जाहिर होना शुरू हो गई है। एंडलेस सकारस ने भी फॉर्मलेस एरो और फरोजन जेम के ख्यालात की ताईद में सर हिलाया। आम ताकतों को इस वक्त थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में दाखिल होने में मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन मुख्तलिफ सुपर पावर्स उसे पहले ही दरियाफ्त कर चुकी है। यही वजह थी कि उनकी टीम थंडर टेंपल में दाखिल होने के लिए इतनी जल्दी में थी। अब जबकि उन्हें डंजिन में दाखिल हुए इतने दिन गुजर चुके थे, मुख्तलिफ सुपर पावर्स पहले ही मुहिम जोई की टीमें भेज चुकी थी। एक बार जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में दाखिल हो जाएंगी तो फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के लिए इस जगह पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। बदले में इससे उनकी टीम के फरार होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमें सबको जल्दी से जिंदा करना होगा। अगर वो खुद ब खुद जिंदा हो गए तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। वोलिनिक का थंडर टेंपल के साइड टेंपल का सबसे आसान बास था और वाहिद बास जिसे मारने की ताकत इनमें इस वक्त मौजूद थी। 6 थंडर गार्ड के मोतियों के साथ भी उन्हें डंजिन के बाकी बासेस पर छापा मारने के लिए 100 रुकनी टीम की जरूरत होगी। फरोजन जैम को सैफ अली की बात के बाद ही याद आया कि उसे अपने गिरे हुए साथियों को जिंदा करना है। वो फिर काम पर लग गई। सिमसारा और दूसरे एक लम्हे बाद दोबारा जिंदा हो गए। वोलिनिका की लाश देखकर वो अपनी खुशी भरी मुस्कुराहटों को ना रोक सके। उन्होंने हकीकत में छापे के कामयाब होने की तवक्को नहीं की थी और वो सैफ अली को तारीफ की नजर से देखने लगे। उन्होंने अभी लेवल 90 के टीम डंजिन के बास को शिकस्त दी थी। मजीद बरां, ये थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन के अंदर एक टीम डंजिन था। आमतौर पर लेवल 90 की 100 रुकनी टीम के बगैर ऐसे बासिस पर छापा मारना नामुमकिन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लेवल 80 के 10 खिलाड़ियों की टीम के साथ ये कारनामा अंजाम दिया था। सैफ अली की क़यादत और जंगी ताकत उनके देखे गए बेहतरीन लोगों में से थी। जोश और खरूश के लम्हे के बाद टीम के अरकान ने अपनी नजरें वोलिनिका की लाश के पास मौजूद लूट की तरफ मोड़ दें। अगरचे वोलिनिका सिर्फ एक ग्रैंड लॉर्ड रैंक की कदीम नस्ल थी, लेकिन इसने हैरत अंगेज तौर पर बड़ी तादाद में अशिया गिराई थी। वहां ढेर में आसानी से 20 से ज्यादा अशिया मौजूद थी और हर एक से एक शानदार चमक निकल रही थी। ये बताना आसान था कि ये सब आला दर्जे की अशिया थीं। जैसे ही टीम देख रही थी, सैफ अली ने लूट की जांच शुरू की। वोलिनिका साइड टेंपल का पहला बास था। सैफ अली ने तवक्को की थी कि वो ज्यादा से ज्यादा औसत दर्जे की लूट गिराएगा, लेकिन जैसे ही इसने अशिया की जांच की, वो अपनी सांसें रोकने पर मजबूर हो गया।
नागा जनरल ने कल 23 अशिया गिराई थी। डार्क गोल्ड आलात के 3 टुकड़े थे जो लेवल 80 से 100 तक इस्तेमाल किए जा सकते थे। एक प्लेट आर्मर हेलमेट, कपड़े के ब्रेसलेट का एक जोड़ा और चमड़े की एक बेल्ट। तीनों आलात को खेल के इस मरहले पर यकीनी तौर पर आला दर्जे का समझा जा सकता था। यहां तक कि सिमसारा, जिसने आला दर्जे के आलात का अपना हिस्सा देखा था, हैरत से देखता रह गया। आमतौर पर डंजन्स में मिलने वाले आलात की लेवल मुकर्ररा होती है, लेकिन डार्क गोल्ड आलात के वो तीनों टुकड़े जो वोलिनिक्का ने गिराए थे अपने सारिफीन के साथ लेवल अप हो सकते थे। वोलिनिक्का ने लेवल 80 से 90 के फाइन गोल्ड आलात के 6 टुकड़े भी गिराए थे। 6 में से 4 टुकड़े थंडरबोल्ट सीट के हिस्से थे। ये वो सीट आलात थे जो खिलाड़ी सिर्फ थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन से हासिल कर सकते थे। अगरचे थंडरबोल्ट सीट सिर्फ 4 टुकड़ों वाला फाइन गोल्ड सीट था, लेकिन ये माजी में थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में मोनस्टर्स मारने वालों के दरमियान नाकाबिल यकीन हद तक मशहूर रहा था। एक बार जब कोई खिलाड़ी 4 टुकड़े जमा कर लेता तो ये सीट बुनियादी औसाफ में ऐसे इजाफे फराहम करता जो डार्क गोल्ड आलात का मुकाबला कर सकते थे। 2 टुकड़ों वाला सीट असर सिपेल की तासीर में 30% इजाफा करता था, जबकि 4 टुकड़ों वाला सीट असर खिलाड़ियों के बुनियादी औसाफ में 10% इजाफा करता था और थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन के दबाव को कमजोर कर देता था। अगर खिलाड़ी मुकम्मल थंडरबोल्ट सीट पहन लेते तो उनका टर सिर्फ टर 1 तक गिरता। थंडरबोल्ट सीट के असरात बाहर की दुनिया में शायद एक मजाक हों, लेकिन थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन के अंदर वो कमाल करते थे। जब खिलाड़ियों ने माजी में पहली बार थंडरबोल्ट सीट दरियाफ्त किया था तो ये फौरी तौर पर एक ऐसा खजाना बन गया था जिसे लातादाद जादुई क्लास के खिलाड़ियों ने तलाश किया था, और अब वोलिनिक्का ने पूरा सीट गिरा दिया था। ये एक मौजिज़ा था। जब टीम के बाकी अरकान ने थंडरबोल्ट सीट के असरात देखे तो उनकी आंखें चमक उठीं। वो जानते थे कि थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में सिफर खिलाड़ी बनकर रहना कितना तल्ख होता है, इसलिए उन्होंने पहचान लिया कि अगर वो इस खुफिया सरजमीन में एक खिलाड़ियों की तरह लड़ सकें तो ये कितना हैरान कुन होगा। ये दावा करना कोई मुबालगा आराई नहीं थी कि थंडरबोल्ट सीट थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में 8 टुकड़ों वाले डार्क गोल्ड सीट से भी ज्यादा कीमती था। जबकि हर कोई थंडरबोल्ट सीट की तारीफ कर रहा था, सैफ अली ने टीम चीट में अगली शय के औसाफ शेयर किए। जब टीम ने ये शय देखी तो सिमसारा और एंडलेस सकारस समेत सबके मुंह खिले के खिले रह गए। थंडर ईगल की सिमनंग बांसुरी, चैप्टर 2205 उड़ने वाली सवारी। थंडर ईगल की सिमनंग बांसुरी किसी भी आम बांसुरी की तरह लगती थी, जो लकड़ी से बनी थी और उस पर गहरे जामनी रंग के निशानात कंदा थे। ये कैसे मुमकिन है? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मैंने सोचा था कि उड़ने वाली सवारियां सिर्फ लेवल 100 से ज्यादा के नक्शों से मिलती हैं। जब बर्निंग सी और दूसरों ने सिमनंग बांसुरी देखी तो वो हैरत से देखते रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। डोमेन रीलिम के माहिरीन के तौर पर उन्होंने लातादाद आला दर्जे के खजाने देखे थे। इनमें से हर एक के पास एपिक हथियारों और आलात के कई टुकड़े भी थे, लेकिन जब उन्होंने उड़ने वाली सवारी देखी तो वो अपनी हैरत और जोश पर काबू ना रख सके। अगरचे तकरीबन तमाम लेवल 50 से ज्यादा के खिलाड़ियों के पास अब तक अपनी सवारियां मौजूद थीं, लेकिन गार्ड्स डोमेन में एक भी खिलाड़ी के पास अपनी उड़ने वाली सवारी नहीं थी। किसी को यह भी मालूम नहीं था कि उसे कहां से तलाश करना है। खिलाड़ी, खास तौर पर माहिर खिलाड़ी, अब सवारी रखने के फवाइद जानते थे। खिलाड़ियों की महदूद कुन बर्दाश्त की वजह से वो सिर्फ एक महदूद इलाके में काम करने की इस्तेताद रखते थे। गार्ड्स डोमेन जितना बड़ा था, सिर्फ कुन बर्दाश्त पर भरोसा करते हुए खेल के नक्शों की तलाश करना नामुमकिन होता। फितरी तौर पर सवारियों ने खिलाड़ियों को अपनी सरगर्मियों का दायरा बढ़ाने की इजाजत दी। मजीद बरा लेवल 50 के बाद बहुत से नक्शों में टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स नहीं थे और खिलाड़ियों को मजीद तलाश के दौरान ऐसे मकामात और भी कम मिलते। नतीजे के तौर पर खिलाड़ियों को इन नक्शों को अपनी ताकत पर तलाश करना पड़ता, जिसने सवारियों को और भी अहम बना दिया। लातादाद माहिरीन इस वक्त मिस्टरेस आयरन सवारियों के लिए मुकाबला कर रहे थे, जबकि सीक्रेट सिल्वर सवारियां एपिक अशिया की तरह कीमती थीं। यहां तक कि अगर बर्निंग सी के मेयार के माहिरीन के पास एपिक आलात के मुताद्दिद टुकड़े मौजूद थे, तब भी उनके पास आमतौर पर सिर्फ सीक्रेट सिल्वर फाइन गोल्ड रैंक की सवारियां होती। इसके बावजूद ये सवारियां एक बड़ी वजह थीं कि उनकी लीवलिंग की रफ्तार आम माहिरीन से कहीं ज्यादा तेज थी। ताहम एक उड़ने वाली सवारी जमीनी सवारियों के मुकाबले में एक बिल्कुल मुख्तलिफ दर्जे की चीज थी। एक उड़ने वाली सवारी इलाके की रुकावटों को नजरअंदाज करके सीधी लकीर में मंजिल तक पहुंच सकती थी।
एक उड़ने वाली सवारी जमीनी सवारियों से कई गुना ज्यादा तेज होगी। गार्ड्स डोमेन एक वर्चुअल रियलिटी गेम था जो खिलाड़ियों के शऊर को मुकम्मल तौर पर खेल में गर्क कर देता था, माजी के वर्चुअल रियलिटी गेम्स के बरक्स जो सिर्फ जज़वी तौर पर ऐसा करते थे। इसकी वजह से गार्ड्स डोमेन खौफनाक हद तक हकीकी महसूस होता था। इसके अलावा इसमें नाकाबिल यकीन ज़हानत के हामिल थे जिनसे खिलाड़ी दोस्ती कर सकते थे। अगर सिस्टम इंटरफेस और खेल के पहलुओं जैसे लेवल्स और बुनियादी औसाफ की मौजूदगी न होती तो खिलाड़ी गालिबन गार्ड्स डोमेन को एक दूसरी हकीकी दुनिया समझते और लातादाद लोग आसमान में उड़ने का ख्वाब देखते थे। अब तक जमा की गई मालूमात की बुनियाद पर गार्ड्स डोमेन में उड़ने वाली सवारियां हासिल करना शदीद मुश्किल था। जमीनी सवारियों के बरक्स खिलाड़ी से उड़ने वाली सवारियां खरीदने के लिए अपने सके इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहां तक कि सैफ अली भी थंडर ईगल की सिमनंग बांसुरी देखकर हैरान रह गया। बर्निंग सी और उसके साथियों का तो जिक्र ही किया। इसे अपनी माजी की जिंदगी से थंडर ईगल उड़ने वाली सवारी याद थी और वो जानता था कि ये थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में मिल सकती है। ताहम इसे सिर्फ ये याद था कि थंडर ईगल खुफिया सरजमीन के गहरे इलाकों में मिलता है। दुरुस्त तौर पर इसे सिर्फ लेवल 100 के डंजिन थंडर गार्ड्स माउंटेन के अंदर मिलना चाहिए था, और वो भी गिरने की इंतहाई कम शरह के साथ। गार्ड्स डोमेन में 10 साल गुजारने के बाद भी 10 से कम खिलाड़ियों के पास ये सवारी थी, और फिर भी उनकी टीम ने नागा जनरल को मारने के बाद एक थंडर ईगल हासिल कर लिया था। ये नाकाबिल यकीन था। यही वजह थी कि वोलिनिका की लूट की जांच करते हुए इसकी सांसें रुक गई थीं। उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि डंजिन का पहला बास ऐसी हैरत अंगेज अशिया गिराएगा। यहां तक कि एक आम उड़ने वाली सवारी भी लेवल 100 से ज्यादा के एपिक आलात के 3 टुकड़ों जितनी कीमती थी। मजीद बरा ये तब की आम शरह तबादला थी जब उड़ने वाली सवारियां ज्यादा आम हो गई थी। जब माजी में उड़ने वाली सवारियां पहली बार नमूदार हुई थीं, तो एक आम उड़ने वाली सवारी लेवल 100 से ज्यादा के एपिक आलात के 5 टुकड़ों के बदले मिल सकती थी। ताहम थंडर ईगल सिर्फ एक आम उड़ने वाली सवारी नहीं थी, ये एक गैर मामूली उड़ने वाली सवारी थी। उड़ने वाली सवारियां जमीनी सवारियों वाले रैंक पर नहीं चलती थीं। वो आम, गैर मामूली और लेजेंडरी रैंक में तकसीम थीं। सैफ अली की पिछली जिंदगी में एक मीथक रैंक की उड़ने वाली सवारी की अफवाहें भी थीं, लेकिन किसी ने इसे कभी नहीं देखा था। दरी असना ये रैंक उड़ने वाली सवारियों की नशोनुमा की सलाहियत की नुमाइंदगी करते थे। उड़ने वाली सवारियां गिल्ड सवारियों की तरह थीं कि खिलाड़ी उनकी नशोनुमा जारी रख सकते थे। यहां तक कि एक उड़ने वाली सवारी की नशोनुमा करके उसे तिरछे खुदा बनाया जा सकता था। ताहम उड़ने वाली सवारियों की नशोनुमा करना गिल्ड सवारी की नशोनुमा से कहीं ज्यादा मुश्किल था। थंडर ईगल की सिमनंग बांसुरी हुआ में उड़ने और लड़ने के लिए एक गैर मामूली रैंक के थंडर ईगल को बतौर साथी बुलाए। अगर थंडर ईगल मर जाता है तो उसे दोबारा जिंदा होने के लिए 15 कुदरती दिनों की जरूरत होगी। हमारे पिछले मुआहदे के मुताबिक मुझे इस डंजन में गिरने वाली अशिया में से एक को मुंतखब करने की तरजीह हासिल है। मैं थंडर ईगल की सिमनंग बांसुरी का इंतखाब करता हूं, सैफ अली ने ऐलान किया। नागा जनरल ने एपिक आलात समेत बहुत सी आला दर्जे की अशिया गिराई थीं। ताहम ये तमाम अशिया एक गैर मामूली उड़ने वाली सवारी के मुकाबले में बेवकात थीं। अगरचे थंडर ईगल चारों में से दूसरा सबसे कम रैंक था, लेकिन सैफ अली की पिछली जिंदगी में खिलाड़ियों ने जो उड़ने वाली सवारियां इस्तेमाल की थीं, इनमें से 90% आम रैंक की थी। ज्यादातर आम उड़ने वाली सवारियां 3 पैक रैंक तक पहुंचने के बाद अपनी हद तक पहुंच जाती थीं, और उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए गैर मामूली वसाइल दरकार होते थे। उनके पास 4 तक पहुंचने का सिर्फ 3% इम्कान होता था। ताहम गैर मामूली उड़ने वाली सवारियां आसानी से 3 पैक रैंक तक पहुंच सकती थीं, और उनके पास 4 तक चढ़ने का 30% इम्कान होता था। इसके अलावा दोनों रैंक मुख्तलिफ ट्रस से शुरू होते थे। आम उड़ने वाली सवारियां 2 के तौर पर शुरू होती थीं, जबकि गैर मामूली उड़ने वाली सवारियां 3 के तौर पर शुरू होती थीं। मजीद बरा थंडर ईगल आपकी औसत गैर मामूली उड़ने वाली सवारी नहीं थी। 4 बड़े रैंक के अलावा उड़ने वाली सवारियां 3 छोटे रैंक में आती थीं, बुनियादी, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। ताहम किसी को ये जानने से पहले अपनी सवारी को बुलाना पड़ता था कि वो किस छोटे रैंक से ताल्लुक रखती है। थंडर ईगल सैफ अली को याद था एक इंटरमीडिएट गैर मामूली उड़ने वाली सवारी थी। अगरचे सैफ अली एक सेकेंड रेट गिल्ड का गिल्ड लीडर रहा था, लेकिन इसने सिर्फ एक एडवांस्ड आम उड़ने वाली सवारी हासिल की थी।
उसने अपनी सवारी की 3 पैक रैंक तक नशोनुमा के लिए गैर मामूली वसाइल खर्च किए थे और वो बमुश्किल आम 4 माहिरीन का मुकाबला करने के काबिल भी थी। अगर उसने एक इंटरमीडिएट गैर मामूली उड़ने वाली सवारी हासिल कर ली होती तो आम 4 माहिरीन को भी इसके रास्ते से हटना पड़ता। सैफ अली के किसी भी साथी ने इसके ऐलान पर कोई एतराज नहीं किया, वो सिर्फ रश्क भरी नजरों से देखते रहे। यहां तक कि एंडलेस सकारस भी थंडर ईगल को छोड़ने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी जबान दी थी। मजीद बरा, वो इसके बगैर वोलिनिका को मारने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। सैफ अली के थंडर ईगल की सिमनन बांसुरी लेने के बाद सिमसारा और दूसरों ने बाकी लूट आपस में बांट ली। जब तक अशिया तकसीम हुई, एंडलेस सकारस ने मुकम्मल थंडरबोल्ट सीट हासिल कर लिया था, जबकि सिमसारा ने एपिक रैंक की बेल्ट का दावा किया। टीम के बाकी अरकान ने बाकी डार्क गोल्ड और फाइन गोल्ड आलात हासिल किए। अपनी पुरानी अशिया को तब्दील करने के बाद सब ने अपने बुनियादी औसाफ में थोड़ा इजाफा देखा। टीम ने मजीद 2 दिन तक नागा गार्ड्स और गार्ड कैप्टन्स को मारना जारी रखा, जिससे सिमसारा और दूसरे जो बास की लड़ाई के दौरान मर गए थे लेवल 81 तक पहुंच गए। इस दौरान सिमसारा और एंडलेस सकारस को खबर मिली कि थंडर टेम्पल में मुतअद्दिद सुपर पावर्स पहुंच चुकी हैं। उनका सामना फ्लावर ऑफ 7 सन्स से हुआ था और वहां कुछ कशीदगी नजर आ रही थी। अब वक्त आ गया है कि हम यहां से बाहर निकलें, सैफ अली ने खबर सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। चैप्टर 2206 मंदिर के बाहर हलचल। थंडर टेम्पल के मरकजी दरवाजे के सामने सैकड़ों खिलाड़ी जमा थे। अगर आम खिलाड़ी इस इज्तिमा को देखते तो वो खौफजदा हो जाते। यहां मौजूद सबसे कम लेवल वाला खिलाड़ी लेवल 77 था और वो आसानी से किसी भी बादशाहत की रैंकिंग लिस्ट में टॉप 3 और किसी सल्तनत में टॉप 20 में शामिल हो सकता था। और फिर भी ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी एक ही जगह पर मुतअद्दिद टीमों की सूरत में खड़े थे। ताहम 100 खिलाड़ियों की एक मखसूस टीम ने किसी को भी थंडर टेम्पल में दाखिल होने से रोक रखा था। अगर गार्ड्स डोमेन के माहिर खिलाड़ी ये देखते तो उनके मुंह खिले के खिले रह जाते। इन टीमों में से हर एक मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मारूफ माहिरीन पर मुश्तमिल थी और एक बड़ी तादाद चोटी के माहिरीन की थी। ताहम इनमें से कोई भी थंडर टेम्पल के मरकजी दरवाजे की हिफाजत करने वाली टीम से आगे नहीं बढ़ सका था। डाइवर्जन फिनिक्स, हमने तुम्हारी मनमानियों को काफी बर्दाश्त कर लिया है। तुम और तुम्हारे लोगों ने मरकजी मंदिर पर कब्जा कर रखा है। अब जबकि 5 सुपर पावर्स की टीमें पहुंच चुकी हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो? मेलोडी, जो सीक्रेट टेम्पल की वाइस टेम्पल मास्टर्स में से एक थी, ने सर्द लहजे में डाइवर्जन फिनिक्स को चैलेंज किया। फ्लावर ऑफ 7 सन्स उस वक्त एक अहम मिशन अंजाम दे रहा है। एक बार जब हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा, हम रास्ते से हट जाएंगे, लेकिन तुम हमसे जबरदस्ती गुजरने की कोशिश करने के लिए आजाद हो। डाइवर्जन फिनिक्स ने बेनियाजी से जवाब देते हुए मेलोडी पर एक नजर डाली। जैसे ही डाइवर्जन फिनिक्स ने बात की, इसके गिर्द मौजूद 20 खिलाड़ी आगे बढ़े। इनमें से हर एक ने खून की तरह सुर्ख रंग का निशान पहना हुआ था और उनके जिस्मों के गिर्द सियाह धुंध की एक मोटी तह मौजूद थी। जैसे ही इन खिलाड़ियों की खौफनाक चमक दूसरों तक पहुंची, इलाके में मौजूद हर खिलाड़ी ने खौफ महसूस किया। बिल्ड गार्ड्स, मेलोडी ने चबूतरे पर मौजूद माहिरीन को देखते हुए माथे पर बिल डाले और उनके खून जैसे सुर्ख निशानात को नोट किया। थंडर टेम्पल में सिर्फ एक डंजन ही नहीं था, ये एक ऐसी जगह भी थी जो मिशन और तबादले के लिए अशिया फराहम करती थी। शुरू में सीक्रेट टेम्पल ने थंडर टेम्पल में सिर्फ 20 से कुछ ज्यादा खिलाड़ी भेजे थे और नतीजे के तौर पर वो फ्लावर ऑफ 7 सन्स की नाकाबंदी के बारे में कुछ नहीं कर सके थे। लेकिन अब जबकि 4 मजीद सुपर पावर्स पहुंच चुकी थी, उनके पास फ्लावर की टीम जितने ही खिलाड़ी थे। ताहम बिल्ड गार्ड्स ने सूरत हाल बदल दी। फ्लावर ऑफ 7 सन्स के बिल्ड गार्ड्स मुख्तलिफ सुपर पावर्स में भी मशहूर थे। बिल्ड गार्ड्स ने मगरबी बर्रे आज़म की एक जंग में शिरकत के बाद शोहरत हासिल की थी। एक नई उभरती हुई सुपर पावर ने एक अहम कस्बे पर सपर गिल राशोमून के साथ जंग लड़ी थी। ये जानते हुए कि वो राशोमून का मुकाबला नहीं कर सकती, नई सुपर पावर ने फ्लावर ऑफ 7 सन्स की मदद हासिल करने के लिए भारी कीमत अदा की थी। राशोमून बैटल वोल्व्स से कमजोर नहीं था, जिसे औसत से बेहतर सुपर गिल्ड समझा जाता था। ताहम एक बार जब फ्लावर ऑफ 7 सन्स के बिल्ड गार्ड्स जंग में शामिल हुए, तो राशोमून ने अपने कमांडिंग वाइस गिल्ड लीडर और चोटी के माहिरीन को खो दिया। वाइस गिल्ड लीडर की हिफाजत राशोमून के 5000 माहिरीन कर रहे थे, जिनमें 4 डोमेन रीलिंग के माहिरीन और 1 दर्जन से ज्यादा चोटी के माहिरीन शामिल थे।
लेकिन 100 रुकनी टीम के साथ बिल्ड गार्ड्स ने वाइस गिल्ड लीडर को हलाक कर दिया था। इसके बाद बिल्ड गार्ड्स की शोहरत मुख्तलिफ सुपर पावर्स में फैल गई और हर कोई फ्लावर ऑफ सेवन सन्स से पहले से कहीं ज्यादा डरने लगा। अगरचे उनके सामने सिर्फ 20 बिल्ड गार्ड्स खड़े थे, मेलोडी को यकीन नहीं था कि 5 सुपर पावर्स के 100 से ज्यादा माहिरीन उनका मुकाबला करने के लिए काफी है। वाइस टेम्पल मास्टर, ये बिल्ड गार्ड्स काफी ताकतवर हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे पास अब भी जीत का मौका है। जैसे जैसे हम इंतजार करेंगे, मजीद सुपर पावर्स थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम अपना फायदा खो देंगे, रथलेस सकाई, जो गैल सौरभ मीसेटर था, ने कहा। बिल्ड गार्ड्स काफी मशहूर थे, लेकिन राशोमून के साथ उनकी जंग को 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। इस वक्त तक मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने मजीद एपिक अशिया, जंगी तकनीकें और लीगेसीज हासिल कर ली थीं और वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थीं। मजीद बरा, इन सुपर पावर्स ने सीक्रेट टेम्पल के अलावा अपनी टीमों के साथ एक डोमेन रेलिन माहिर भेजा था। अगर उनकी 5 टीमें बिल्ड गार्ड्स का मुकाबला ना भी कर सकें, तब भी वो उन खिलाड़ियों की तवज्जो हटाने के काबिल होनी चाहिए, जबकि मेलोडी और दीगर सुपर पावर्स के आला हुक्काम सूरत हाल की तहकीकात के लिए मरकजी मंदिर में दाखिल हो सकें। ठीक है, सबको हरकत करने के लिए तैयार रहने का कहो, मेलोडी ने हुक्म दिया। वो समझती थी कि जितना ज्यादा वो उसे जारी रहने देंगे, सीक्रेट टेम्पल का फायदा इतना ही कम होता जाएगा। ये मुझ पर छोड़ दें, रथलेस सकाई ने हंसते हुए कहा। सीक्रेट पवेलियन ने इसे 8 सौरभ मीसेटर्स में से एक का खिताब दिया था और तब से इसने खुद को काफी बेहतर बनाया था। उसने एक ब्रोंज जंगी तकनीक में भी महारत हासिल कर ली थी और इसे सौरभ फरियत मेरकल ड्रैगन का मुकाबला करने का यकीन था, जो हाल ही में डोमेन रेलिम तक पहुंचा था। इसे इन 20 बिल्ड गार्ड्स के खिलाफ कोई मसला नहीं होना चाहिए था, जो बुनियादी तौर पर फ्लोइंग वाटर रेलिम के माहिरीन पर मुश्तमिल थे। सीक्रेट टेम्पल की क़यादत में 4 दीगर सुपर पावर्स की टीमों ने रथलेस सकाई की पैरवी की। तुम अपनी औकात से बढ़कर सोच रहे हो, डाइवर्जन फिनिक्स ने हकारत से कहा जब उसने 100 से ज्यादा माहिरीन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। सुकून से उसने हुक्म दिया, बिल्ड गार्ड्स, उनसे छुटकारा पाओ। जैसे ही डाइवर्जन फिनिक्स ने हुक्म जारी किया, बिल्ड गार्ड्स की आंखों में जुनून की चमक नमूदार हुई और उनके गिर्द मौजूद सियाह धुंध फैलने लगी। उनके जिस्म थोड़े बढ़ने लगे और उनकी जल्द से सिया तराजू और कांटे निकल आए। उनके माथे के बीच में एक सुर्ख रंग का जौहर भी नमूदार हुआ। इनमें से कोई भी खिलाड़ी उस वक्त इंसान नहीं लग रहा था और उनकी खौफनाक चमक ने उन्हें शैतानी मखलूक जैसा बना दिया था, जो तारीक खाई से निकल कर आई हो। ये क्या हो रहा है? बिल्ड गार्ड्स की इस तब्दीली ने मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन को उलझन में डाल दिया। खिलाड़ी थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में बर्जर्क स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन बिल्ड गार्ड्स की चमक की शिद्दत की बुनियाद पर उन्होंने अपने बुनियादी औसाफ को बढ़ाने के लिए कुछ किया था। इससे पहले कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन रद्द अमल जाहिर कर पाते, 20 बिल्ड गार्ड्स अपने पीछे अक्स छोड़ते हुए रथलेस सकाई और दूसरों के सामने नमूदार। एक लेवल 77 के बिल्ड गार्ड बर्जर्कर ने अपनी बड़ी तलवार सीधी रथलेस सकाई पर घुमाई, सादा और तेज। इस हमले में मामूली सी भी इजाफी हरकत नहीं थी, जैसे वो खिलाड़ी एक कुदरती कातिल मशीन हो। ये मत सोचना कि तुम मुझे इतनी आसानी से रोक सकते हो। जवाब में रथलेस सकाई ने ट्विस्टिंग स्पेस का इस्तेमाल किया, जो ब्रोंज जंगी तकनीक इसने हाल ही में सीखी थी। रथलेस सकाई ने बिल्ड गार्ड की तरफ तलवार की 3 लहरें भेजें, जो मुखालिफ की बड़ी तलवार से टकराने से ठीक पहले एक तबाहकुन हमले में बदल गईं। धमाका, धात के टकराने की आवाज पूरी खुफिया सरजमीन में गूंज उठी। बिल्ड गार्ड 2 कदम पीछे हट गया और हैरत से रथलेस सकाई को देखने लगा। रथलेस सकाई भी आधा कदम पीछे फिसल गया। नामुमकिन। रथलेस सकाई दंग रह गया जब इसने बिल्ड गार्ड को वापस देखा। ब्रोंज जंगी तकनीक ट्विस्टिंग स्पेस ने इसे 3 हमलों को एक में जम करने की इजाजत दी थी। अगरचे वो अपने पिछले तजुर्बात के दौरान तीनों हमलों की ताकत को मुकम्मल तौर पर जम करने के काबिल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो एक हमले में अपनी ताकत का 240% जाहिर कर सकता था। ताहम अपनी ताकत को दुगना से ज्यादा करने के बाद भी बिल्ड गार्ड की ताकत इसके मुकाबले में सिर्फ थोड़ी कम थी। अगर उसने ट्विस्टिंग स्पेस का इस्तेमाल न किया होता तो वो इस तसादुम में नुकसान में रहता। ब्रोंज जंगी तकनीक को अंजाम देने में बहुत ज्यादा कूद बर्दाश्त और तवज्जो सिर्फ होती थी,
और रथले सकाई गिरने से पहले सिर्फ 6 या 7 बार ट्विस्टिंग स्पेस इस्तेमाल करने की इस्तिताअत रखता था। दीगर सुपर पावर्स के माहिरीन भी बिल्ड गॉड्स की ताकत देखकर इतने ही हैरान थे। अब तक बिल्ड गॉड्स ने सुपर पावर्स के चंद फ्लोइंग वाटर रीलिम माहिरीन को हलाक कर दिया था, इससे पहले कि हीलर्स को हीलिंग स्पेल्स डालने का मौका मिलता। क्या तुमने वाकई सोचा था कि बिल्ड गॉड्स से निपटने के लिए अददी बरतरी काफी है? कितने बेवकूफ हो। डाइवर्जन फिनिक्स ने रथलेस सकाई और उसके साथियों को देखते हुए तमस्खुर उड़ाया। बाहर की दुनिया में एक के मुकाबले में एक लड़ाई में बिल्ड गॉड को शिकस्त देने के लिए डोमेन रीलिम माहिरीन को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस खुफिया सरजमीन के अंदर डाइवर्जन फिनिक्स को भी बिल्ड गॉड का सामना करना मुश्किल लगता था। ये चोटी के माहिरीन फ्लावर के बिल्ड गॉड्स का मुकाबला कैसे कर सकते थे? ताहम जैसे ही उन बिल्ड गॉड्स ने मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन को पीछे धकेला, थंडर टेम्पल के साइड टेम्पल के सामने 10 शख्सियात नमूदार हुई। इन खिलाड़ियों की अचानक आमद ने फौरी तौर पर सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। दूसरे खिलाड़ी अभी तक यहाँ क्यों हैं? ये लोग कौन हैं? वो साइड टेम्पल से क्यों निकले? जबकि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन इस छोटी टीम के बारे में हैरान थे। सैंडबोन, जो डाइवर्जन फिनिक्स के पास खड़ा था, जोश से चलाया, तो आखिरकार तुमने अपनी मौत कबूल कर ली। मैजिक ईरे को फाल करो, हम उन्हें वापस डंजन में फरार नहीं होने दे सकते। फौरी तौर पर कातिलों के एक ग्रुप ने साइड टेम्पल के करीब अपनी छुपने की जगह से खुद को जाहिर किया और बिल्ड मैजिक सेल को फाल कर दिया। इसके बाद खुफिया सरजमीन के ऊपर एक सुर्ख मैजिक ईरे नमूदार हुआ, जिसने सिमसारा की टीम के साथ साथ मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन को भी घेर लिया। ताहम इस बिल्ड मैजिक सेल के बरक्स जो फ्लावर ऑफ 7 सन्स ने पहले इस्तेमाल किया था, इसने सैफ अली की टीम को साइड टेम्पल से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया। छोटी टीम डंजन में वापस नहीं भाग सकती थी जब तक कि वो जादुई रुकावट को तबाह न कर देते। मैं इस बार तुम्हारे साथ अपना वक्त निकालना यकीनी बनाऊंगा। एक बार जब मैजिक ईरे ने इलाके को बंद कर दिया तो वो अपने शिकार की तरफ मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कोई तबसरा कर पाता, इसने उनकी लेवल्स को नोट किया। वो सदमे से अपनी सांसें रोकने पर मजबूर हो गया। लेवल 81। तुम सब, ये कैसे हो सकता है? चैप्टर 2207 एक ही वार में पीछे धकेल दिया। लेवल 81। इनकी लेवल्स इतनी ज्यादा कैसे हैं? जब खुफिया सरजमीन में मौजूद बाकी खिलाड़ियों ने सिमसारा और उसके साथियों की लेवल्स को नोट किया तो वो बेयकीनी से खिली आंखों के साथ देखने लगे, लेकिन जब उन्होंने अपने शनाख्ती स्किल्स इस्तेमाल किए तो सिस्टम ने तस्दीक की कि सिमसारा की टीम का हर रुकन लेवल 81 तक पहुंच चुका है। ये लोग कौन हैं? मेलोडी, जो सीक्रेट टेम्पल के अरकान की कमांड कर रही थी, हैरत से सिमसारा की टीम को देखने से न रह सकी। उसने बहुत जल्द ग्रुप में एक जानी पहचानी शख्सियत को नोट किया। बिल्ड फुलियम। पिछली बार जब वो सैफ अली से मिली थी, इसके बरक्स अब उसने सुर्ख सिया रंग की ज़रा पहनी हुई थी और अपनी कमर पर 2 नफीस लंबी तलवारें, एक नीली और एक सफेद, लटकाई हुई थी। इसकी चमक अजीम समंदर की तरह वसी, बेहद और नाकाबिल फहम महसूस हो रही थी। इसके मुकाबले में माजी में सैफ अली की चमक एक म्यान में बंद तलवार की तरह महसूस होती थी। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स लग रहा था। माजी में मेलोडी ने इस तलवारबाज की ताकत की गहराइयों को कम ओ बेश देख लिया था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। मजीद बरा यह हकीकत कि सैफ अली लेवल 81 पर था, मेलोडी को बेज़बान कर गई। लेवल 70 के बाद हर लेवल तक पहुंचने के लिए एक्सपी की हैरान कुन मिकदार दरकार होती थी। मुसलसल मोनस्टर्स मारने और एक के बाद एक आला दर्जे के मिशन मुकम्मल करने के बावजूद वो अब तक सिर्फ लेवल 78 तक पहुंच सकी थी। इसके बावजूद वो सीक्रेट टेम्पल में सबसे ज्यादा लेवल वाले खिलाड़ियों में से एक थी। इसे अपने से एक लेवल ज्यादा खिलाड़ी देखकर भी हैरत होती, फिर भी सैफ अली 3 लेवल ज्यादा था। इसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी दूर कैसे पहुंचा है। मजीद बरा लेवल 80 एक छोटी सी हद थी। सी के आलात के लिहाज से लेवल 80 के खिलाड़ी के बुनियादी औसाफ लेवल 79 के खिलाड़ी से कहीं ज्यादा हो सकते थे। अगर सैफ अली इतनी आला लेवल तक पहुंचने वाला वाहिद खिलाड़ी होता तो वो इतनी हैरान न होती। बहरहाल वो गार्ड्स डोमेन में पहले ही बहुत से मौजिज़ात का जिम्मेदार था। ये यकीनन मुमकिन था कि वो इससे ज्यादा लेवल हासिल कर ले, लेकिन मसला ये था कि वो लेवल 81 तक पहुंचने वाला वाहिद खिलाड़ी नहीं था। इसके साथ मौजूद 9 खिलाड़ी भी इसी लेवल पर थे। उन्होंने आखिर क्या था?
सबसे अहम बात यह है कि मेलोडी उन 9 खिलाड़ियों में से किसी को नहीं पहचानती थी। अगरचे गार्ड्स डोमेन में लेवल्स किसी खिलाड़ी की हकीकी ताकत की अक्कासी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो खिलाड़ी के मेयार का एक सरसरी अंदाजा फराहम करती थी। हकीकत यह है कि सिमसारा और दूसरे लेवल 81 तक पहुंच गए थे। उसका मतलब था कि उन्हें कम अज कम चोटी का माहिर होना चाहिए। जीरो विंग के पास आखिर कितने राज हैं? जैसे ही इसने खिलाड़ियों की छोटी टीम को देखा, मेलोडी बता सकती थी कि सैफ अली के साथ उनका रिश्ता काफी करीबी है। मजीद बरा, वो मुबहम तौर पर सैफ अली के साथ अपने लीडर जैसा सलूक करते नजर आए। ये चोटी के माहिरीन थे जिनकी वो बात कर रही थी। चोटी के माहिरीन के साथ सीक्रेट टेंपल जैसे सपर गिल्ड में भी आला हुक्काम जैसा सलूक किया जाता था। एक उभरती हुई सपर पावर में ऐसे माहिरीन मुतलक सुतून होंगे। उभरती हुई सपर पावर सिर्फ एक चोटी के माहिर को भर्ती करने के लिए गैर मामूली रकम अदा करेंगी। बदकिस्मती से ऐसा करना इंतहाई मुश्किल था। इस मेयार के माहिरीन इंतहाई नायाब थे और उनमें से हर एक मर्दों में एक ड्रैगन की तरह नुमाया था। उनके पास पैसों की भी कमी नहीं थी। यही वजह थी कि उन्हें दौलत की पेशकश के साथ भर्ती करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा चोटी के माहिरीन के जहन में मुख्तलिफ अहदाफ होते थे। चूंकि इसने दरियाफ्त कर लिया था कि सैफ अली नो नामालूम चोटी के माहिरीन के करीब है, इसलिए सीक्रेट टेंपल को जीरो विंग के बारे में अपनी राय पर दोबारा गौर करना होगा। अगरचे जीरो विंग ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा बरकरार रखा था और वसाइल की कसरत हासिल कर ली थी, लेकिन गिल्ड के पास अब भी कोई पस मंजर नहीं था। गिल्ड में माहिरीन की तादाद सपर पावर्स के मुकाबले में बहुत कम थी और माहिरीन किसी भी तरक्की पजीर गिल्ड के लिए जरूरी थे। मामलात को मजीद खराब करने के लिए जीरो विंग ने बहुत से ताकतवर दुश्मन बना लिए थे। खास तौर पर स्टार लिंक के साथ इसकी दुश्मनी वापसी के रास्ते से आगे निकल चुकी थी। स्टार लिंक शायद इस वक्त जीरो विंग को छू ना सके, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। स्टोन फॉरेस्ट सिटी जो फवाइद फराहम करता था वो सिर्फ आर्जी थे। एक बार जब खिलाड़ी आला लेवल्स तक पहुंच जाएंगे तो स्टोन फॉरेस्ट सिटी बॉटम लेस ई20 में इतना मुफीद नहीं रहेगा। मजीद बरा, जीरो विंग के बरक्स स्टार लिंक का पस मंजर मजबूत था। गिल्ड इतना सादा नहीं था जितना लगता था। जीरो विंग का ख्याल रखना स्टार लिंक के लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। लिहाजा मुख्तलिफ सपर पावर्स में से कोई भी जीरो विंग के मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद नहीं था और उन्होंने गिल्ड के साथ शराकतदारी से इनकार कर दिया था। जीरो विंग के साथ इत्तेहाद करके वो स्टार लिंक को अपना दुश्मन बना लेंगे, जो कि कोई फायदामंद सौदा नहीं था। ताहम अगर जीरो विंग को मजीद 10 इससे ज्यादा चोटी के माहिरीन मिल जाएं, तो उसके हालात बदल जाएंगे। कम अज कम जीरो विंग टीम डंजन्स पर छापा मारने के काबिल हो जाएगा, जैसा कि मुख्तलिफ सपर पावर्स करती है। स्टोन फॉरेस्ट सिटी के बड़े फवाइद समेत जीरो विंग एक हकीकी सपर पावर बनने के बहुत करीब हो जाएगा। ताहम सैंडबोर्न और डाइवर्जन फिनिक्स मेलोडी से भी ज्यादा सदमे में थे। वो इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर गए? डाइवर्जन फिनिक्स ने उलझन में सिमसारा और उसके साथियों को घूरते हुए कहा। उसने साइड टेंपल में फरार होने से पहले इनकी लेवल्स वाज़े तौर पर देखी थीं। उसने थंडर टेंपल के साइड टेंपल का जाती तौर पर तजुर्बा किया था। मौजूदा खिलाड़ियों के पास वहां जिंदा बचने की जर्रा बराबर भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी और सिमसारा की टीम में सिर्फ 10 खिलाड़ी थे। उन्हें जिंदा बचने पर खुश होना चाहिए था। डंजन में लेवल अप करने की तो बात ही अलग है। न सिर्फ सिमसारा और उसके लोग लेवल अप हुए थे, बल्कि उन्होंने मुतअद्दिद बार ऐसा किया था और लेवल 81 तक पहुंच गए थे। वो कैसे यकीन कर सकती थी कि ये कोई वहम नहीं है? तुम लेवल 81 तक पहुंच गए हो, कोई ताज्जुब नहीं कि तुम आखिरकार बाहर निकलने की हिम्मत कर सके, सैंडबोर्न ने अपनी हैरत से निकलने के बाद कहा। लेकिन खौफजदा होने के बजाय इसका जोश बढ़ गया जब इसने छोटी टीम को देखा। ऐसा लगता है कि भाई सकाई दुरुस्त थे। थंडर गार्ड की खुफिया चाबी थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन को फतह करने के लिए बहुत अहम है। एक बार जब हम वो चाबी हासिल कर लेंगे तो हम मुख्तलिफ सपर गिल्ड्स के माहिरीन से आगे निकल जाएंगे। यहां तक कि फ्लावर ऑफ सेवन सन्स भी साइड टेंपल के अंदर बेबस रहा था, लेकिन सिमसारा और उसके साथियों ने डंजन में उड़ती हुई रफ्तार के साथ लेवल अप किया था। सैंडबोर्न इस सूरत हाल की सिर्फ एक ही वजह सोच सकता था, थंडर गार्ड की खुफिया चाबी। असल में सैंडबोर्न ने थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन को सिर्फ खजाना तलाश करने के लिए एक अच्छी जगह समझा था, लेकिन ये देखने के बाद इसे एहसास हुआ कि यह खुफिया सरजमीन लिविलिंग के लिए एक जन्नत भी है। ये सोचना कि थंडर गार्ड की खुफिया चाबी में ऐसी सलाहियत भी है।
हमें इसे हासिल करना होगा। डाइवर्जेंट फिनिक्स की आंखें भी इस इम्कान पर जोश से चमक उठीं। बिल्ड गार्ड्स, गिल्ड्स को नजरअंदाज करो और पहले इन खिलाड़ियों से छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। 20 बिल्ड गार्ड्स फौरी तौर पर अपने हरीफों से अलग हो गए और सैफ अली की टीम की तरफ बढ़े। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? वाइस टेंपल मास्टर रथले सकाई ने मेलोडी से पूछा जब बिल्ड गार्ड्स ने हदफ बदला। उनकी मदद करो। जादुई रुकावट हम पर भी असरअंदाज होती है। बिल्ड गार्ड्स ब्लैक फुलियम की टीम को खत्म करने के बाद गालिबन अपनी तवज्जो दोबारा हम पर मरकूज कर देंगे। अगर हम मरकजी मंदिर में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें ब्लैक फुलियम के साथ मिलकर काम करना होगा, मेलोडी ने कहा। रथले सकाई ने जवाब में सर हिलाया। वो इस बात से मुत्तफिक था कि फ्लावर ऑफ सेवन सन्स सैफ अली और उसके साथियों को मारने के बाद उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। मजीद बरा, सैफ अली की टीम जितनी ताकतवर थी, अगर वो ताउन करेंगे तो उनके पास बिल्ड गार्ड्स के खिलाफ बेहतर मौका होगा। रथलेस सकाई ने फौरी तौर पर सैफ अली की टीम की मदद के लिए एक छोटा दस्ता रवाना किया। मेलोडी ने फिर सीक्रेट टेंपल की बाकी टीम की क़यादत की ताकि फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के दौरमार अरकान की तवज्जो हटाई जा सके। ताहम बिल्ड गार्ड्स वाज़े तौर पर रथलेस सकाई की टीम से थोड़ा तेज थे और उनके दरमियान फासला बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद बिल्ड गार्ड्स सैफ अली की टीम के 30 गज के अंदर खड़े थे और खिलाड़ियों को घेरने के लिए फैल गए। मैं देखना चाहती हूं कि तुम इस बार हमसे कैसे बचने का इरादा रखते हो, डाइवर्जेंट फिनिक्स ने गुस्से से कहा। सैफ अली को घूरते हुए उसने हुक्म दिया, हीलर्स को तरजीह दो और ब्लैक फुलियम से होशियार रहो। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, समझ गए? डाइवर्जेंट फिनिक्स का हुक्म सुनकर बिल्ड गार्ड्स ने अपनी तवज्जो सिमसारा के हीलर्स पर मरकूज कर दी। बिल्ड गार्ड्स को पोजीशन में देखकर रथलेस सकाई चलाया, होशियार रहो। इन बिल्ड गार्ड्स की ताकत गैर मामूली है। अगर वो तुम्हारे करीब आ गए तो तुम खत्म हो जाओगे। बिल्ड गार्ड्स से खुद लड़ने के बाद वो जानता था कि वो कितने ताकतवर हैं। यहां तक कि वो भी अपनी ब्रोंज जंगी तकनीक की मदद के बगैर एक के मुकाबले में एक लड़ाई में नुकसान में रहता। फिर भी सैफ अली और उसके साथियों ने हरकत करने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। हालांकि बिल्ड गार्ड्स टीम के हीलर्स के 20 गज के अंदर आ गए थे। उसने रथलेस सकाई को घबरा दिया। इसे महसूस हुआ कि सैफ अली और दूसरे जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद और लापरवाह हो रहे हैं। तुम भागने वाले नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ लेवल 81 होने की वजह से हमारा मुकाबला कर सकते हो? डाइवर्जेंट फिनिक्स ने सैफ अली पर तंज किया जब उसकी टीम बिल्ड गार्ड्स का बड़ा रास्त सामना करने के लिए तैयार हुई। बिल्ड गार्ड्स के बुनियादी औसाफ फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के कैडर अरकान से भी ज्यादा थे, खास तौर पर उनकी ताकत। सैंडबोन भी उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में बिल्ड गार्ड्स का बड़ा रास्त सामना करने की कोशिश करना बेवकूफी की इंतहा थी। जब तक बिल्ड गार्ड्स छूटी टीम के 10 गज के अंदर पहुंचे, एंडलेस सकारज ने सैफ अली के पीछे से अपना सिपेल मुकम्मल कर लिया था। फौरी तौर पर 100 से ज्यादा जादुई तलवारें करीब आते हुए बिल्ड गार्ड्स की तरफ रवाना हुई। कितना ताकतवर जारहाना सिपेल है। इतने करीब से ये आमतौर पर काफी मुअस्सर होता, लेकिन बिल्ड गार्ड्स के खिलाफ। रथलेस सकाई ने अपने सर में सनसनाहट महसूस की जब इसने एंडलेस सकारस के कंट्रोल में 100 से ज्यादा जादुई तलवारें देखी। हदफ जितना करीब होता, इसे सिपेल से निशाना बनाना इतना ही आसान होता, लेकिन जब जबरदस्त ताकत और रफ्तार के हामिल माहिर खिलाड़ियों पर हमला किया जाए तो ऐसा ताकतवर सिपेल जादूगर पर ही उल्टा पड़ सकता है। माहिर खिलाड़ी सिपेल का इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने और अपने और जादूगर के दरमियान फासिला फौरी तौर पर कम करने के लिए कर सकते हैं। और यकीनन बिल्ड गार्ड्स ने आने वाली जादुई तलवारों से बचने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया और जादुई हमलों को रोकने के लिए अपने हथियार उठा लिए। ताहम जिस लम्हे जादुई तलवारें बिल्ड गार्ड्स के हथियारों से टकराईं, धमाकों के एक सिलसिले ने मैदान जंग को हिलाकर रख दिया, जिसने फौरी तौर पर बिल्ड गार्ड्स की पेश कदमी रोक दी। नतीजे ने इन अजीब व गरीब शैतानी खिलाड़ियों को दंग कर दिया। उन्होंने यकीनन तवक्को नहीं की थी कि जादुई तलवारें इतनी ताकतवर होंगी, और उससे पहले कि बिल्ड गार्ड्स रद्द अमल जाहिर कर पाते, बाकी जादुई तलवारें जोड़ों में तकसीम हो गईं और जम होकर दोबारा हमला आवर हुई। ये बिल्ड गार्ड्स कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं थे और उन्होंने हमलों की नई लहर के खिलाफ अपने दिफा के लिए अपने हथियार तैयार कर लिए। धमाका जैसे इन्हें किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो,
20 बिल्ड गार्ड्स हवा में उड़ते हुए 8 गज दूर जा गिरे और उनके सरों के ऊपर सैकड़ों में नुकसान नमूदार हुआ। उनकी गिरफ्त में मौजूद हथियार शिद्दत से कांप रहे थे। नतीजे पर हैरान होकर मैदान जंग में खामोशी छा गई। चैप्टर 2208 बिल्ड गार्ड्स पर गलबा। इसके हमले इतने ताकतवर कैसे हैं? डाइवर्जन फिनिक्स और सैंडबोन दोनों के चेहरों पर सदमा नुमाया था जब उन्होंने एक ही हमले में बिल्ड गार्ड्स को पीछे हटते देखा। अपनी तब्दीली के बाद इन खिलाड़ियों के पास इतनी ताकत थी जो थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन के अंदर इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड्स का मुकाबला कर सकती थी। यहां तक कि डाइवर्जन फिनिक्स और सैंडबोन को भी बिल्ड गार्ड्स के खिलाफ खड़े होने के लिए एडवांस्ड जंगी तकनीकों पर इन्हिसार करना पड़ता। डाइवर्जन फिनिक्स एंडलेस सकारस से जाती तौर पर लड़ चुकी थी, इसलिए वो जानती थी कि वो जादुई तलवारें कितनी ताकतवर थीं और वो यकीनी तौर पर ग्रेट लॉर्ड के हमलों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ज्यादा से ज्यादा एंडलेस सकारस का मेयार तकरीबन डाइवर्जन फिनिक्स के बराबर था। ताहम साइड टेम्पल से निकलने के बाद एंडलेस सकारस की जादुई तलवारें बिल्ड गार्ड्स के हमलों का मुकाबला करने के लिए काफी ताकतवर थीं। मजीद बरा वो अब 20 बिल्ड गार्ड्स को उड़ाने के लिए अपनी 40 सिया तलवारों को जम कर सकती थी। एंडलेस सकारस के मौजूदा बुनियादी औसाफ और जंगी मेयार साइड टेम्पल में दाखिल होने से पहले के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर थे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन भी इस नाकाबिल यकीन हमले को देख कर दंग रह गए। वो कौन है? रथलेस सकाई बुड़बुड़ाया जब उसने इस जबरदस्त जादूगरनी को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी याददाश्त में जितना भी ढूंढा इसे एंडलेस सकारस का कोई सुराग नहीं मिला। एंडलेस सकारस ने एक ही वार में 20 बिल्ड गार्ड्स को पीछे धकेल दिया था। बिल्ड गार्ड्स ने सुपर पावर्स के चोटी के माहिरीन को भी दबा दिया था, फिर भी एंडलेस सकारस ने अकेले ही उन खिलाड़ियों को उड़ा दिया था। मजीद बरा रथलेस सकाई ने इस तकनीक को पहचान लिया था जो उसने इस्तेमाल की थी, स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन। रथलेस सकाई इस तकनीक को जानता था और ये भी कि उसे अंजाम देना कितना मुश्किल है। इसके जंगी मेयार के साथ 4 या 5 मुश्तरका हमलों को कंट्रोल करना इसकी हद थी, फिर भी एंडलेस सकारस ने 20 मुश्तरका हमलों को कंट्रोल किया था। वो एक मॉन्स्टर थी, तो ये इसकी हकीकी ताकत है। सैफ अली भी एंडलेस सकारस को जादुई तलवारों को कंट्रोल करते देखकर अपनी हैरत पर काबू न रख सका। अगरचे थंडरबोल्ट सीट ने एंडलेस सकारस को टर्न 1 पर बहाल कर दिया था, लेकिन एक खिलाड़ी की जिस्मानी साख्त चोटी के माहिर को 20 मुश्तरका हमलों को कंट्रोल करने की इजाजत देने के लिए काफी नहीं थी। सैफ अली भी ये कारनामा अंजाम नहीं दे सकता था। लेकिन जब सैफ अली ने इस बारे में सोचा कि एंडलेस सकारस माजी में गार्ड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर कैसे रही थी और मुतअद्दिद मौजिज़ात की जिम्मेदार थी, जैसे 5 खिलाड़ी के तौर पर 6 खुदा के दर्जे के खिलाड़ियों को शिकस्त देना, तो उसे मौजूदा सूरत हाल काफी माकूल लगी। सिर्फ एंडलेस सकारस की कारकर्दगी ने डाइवर्जन फिनिक्स और सैंडबोन को मजीद पुरजोश कर दिया था। ये हकीकत के सिमसारा और दूसरे साइड टेम्पल में इतनी जल्दी लेवल अप कर गए थे हैरान कुन थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खिलाड़ी डंजन में अपनी मजमूई ताकत में भी इतनी जल्दी इजाफा कर सकते हैं। उसने थंडर गार्ड की खुफिया चाबी हासिल करने की उनकी ख्वाहिश को मजीद हुआ दी। उन्हें मार दो, हमें उन्हें हर कीमत पर मारना होगा, डाइवर्जन फिनिक्स चलाई जब इसने सिमसारा पर तवज्जो मरकूज की। इसके बाद इस औरत ने अपने जखीरे का सबसे ताकतवर सिपेल डालना शुरू किया। दूसरी तरफ सैंडबोन सिमसारा की तरफ बढ़ा। डाइवर्जन फिनिक्स के मुकम्मल ताकत इस्तेमाल करने के हुक्म के साथ 20 बिल्ड गार्ड्स ने दीवानावार तासुरात जाहिर किए, क्योंकि उनके गिर्द सिया धुंध मजीद शदीद हो गई और उनकी चमक बढ़ गई। इन खिलाड़ियों के अक्स धुंधले हो गए जब वो सैफ अली और उसके साथियों की तरफ बढ़े। अचानक बिल्ड गार्ड्स कम से कम 30% तेज हो गए और उनके रद्दे अमल की रफ्तार में जबरदस्त बेहतरी आई। बिल्ड गार्ड्स अब एंडलेस सकारस के हमलों को रोक सकते थे और उनमें से कुछ के पास बचने की गुंजाइश भी थी। उनकी नक्लो हरकत की रफ्तार और रद्दे अमल की रफ्तार इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? एंडलेस सकारस महसूस कर सकती थी कि ये बिल्ड गार्ड्स अचानक बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं, खास तौर पर उनकी जिस्मानी साख्त के हवाले से। लानत है, ये बिल्ड गार्ड्स इतने मजबूत नहीं थे जब हम पहले उनसे लड़े थे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन जो सैफ अली की टीम की मदद के लिए आए थे ने बिल्ड गार्ड्स के मजीद चैलेंज बनने पर संजीदा तासुरात जाहिर किए। जिल्लत, गुस्सा, बेबसी, इनमें से ज्यादातर फ्लोइंग वाटर रीलिम माहिरीन थे और चंद एक तो वाइड रीलिम माहिरीन भी थे।
यहाँ तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स को बाहर की दुनिया में उनके अर्द गिर्द मोहतात रहना पड़ता, और फिर भी ये बिल्ड गार्ड्स पिछली लड़ाई के दौरान सिर्फ उनके साथ खेल रहे थे। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में बिल्ड गार्ड्स सिमसारा और उसके करीबी लड़ाका साथियों तक पहुंच गए। ताहम सिमसारा और उसकी टीम कोई कमजोर नहीं थी। अब जबकि वो लेवल 81 तक पहुंच चुके थे, उनके एपिक आलात में भी बेहतरी आई थी। इन थंडरबोल्ट जेमस्टोन्स समेत जो उन्होंने पहने हुए थे, उनके बुनियादी औसाफ बिल्ड गार्ड्स से सिर्फ थोड़े कम थे, और अपने जंगी मेयार के साथ उन्हें एक के मुकाबले में एक लड़ाई में बिल्ड गार्ड्स का सामना करने में कोई मसला नहीं था। वो एक साथ 2 का मुकाबला भी कर सकते थे, अगरचे मुश्किल से। फितरी तौर पर सैफ अली को उन बिल्ड गार्ड्स के खिलाफ जबरदस्त फायदा हासिल था। वो लेवल 85 था, लेवल 77 के बिल्ड गार्ड से 2 छोटी हदें ऊपर, और उसके पास इस वक्त मुताद्दिद फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया मौजूद थीं। अगरचे इसका सिफर कर दिया गया था, लेकिन इसके बुनियादी औसाफ बिल्ड गार्ड्स से कहीं ज्यादा थे। नतीजे के तौर पर सैफ अली ने अपनी तलवार के हर वार के साथ अमली तौर पर एक बिल्ड गार्ड को उड़ा दिया। सैफ अली को इस वक्त भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा जब 6 बिल्ड गार्ड्स ने मिलकर इस पर हमला किया। इसके बरक्स 6 बिल्ड गार्ड्स सैफ अली के साथ टकराने पर मुसलसल एचपी खो रहे थे। अगर फ्लावर ऑफ 7 सन्स के हीलर्स ने दीवानावार हीलिंग स्पिल्स न डाले होते तो 6 बिल्ड गार्ड्स चंद चालों के तबादले के बाद गिर जाते। इसके बावजूद सैफ अली को फुलियम बरस्ट फॉल करने और 2 बिल्ड गार्ड्स को फौरी तौर पर मारने का मौका मिल गया। इसकी कारकर्दगी एंडलेस सकारस से भी ज्यादा शदीद थी, और बाकी बिल्ड गार्ड्स ने इसकी कारकर्दगी देखने के बाद अपने ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव महसूस किया। क्या बिल्ड फुलियम अफवाहों से भी ज्यादा ताकतवर है? ऐसा लगता है कि वो हमारी मदद के बगैर भी इन बिल्ड गार्ड्स को मार सकते हैं। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन के पास अल्फाज खत्म हो गए जब उन्होंने सैफ अली और उसकी टीम को बिल्ड गार्ड्स पर गालिब आते देखा। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि जीरो विंग क्यों खुले आम मुताद्दिद सुपर पावर्स को उकसाने की हिम्मत करता है। ऐसी ताकतवर टीम के साथ जीरो विंग यकीनन ऐसा करने का अहल था। दरी असना जब रथलेस सकाई और मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दीगर माहिरीन आखिरकार लड़ाई में शामिल हुए, तो बिल्ड गार्ड्स मुसलसल अपना फायदा खोते गए। फिनिक्स, इस रफ्तार से हमारी जानें दांव पर लग जाएंगी। बिल्ड गार्ड्स की खून बर्दाश्त ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। सैंडबोन, जिसने बर्निंग सी को रोक रखा था, डाइवर्जन फिनिक्स की तरफ चलाया। बिल्ड गार्ड्स की तब्दीली पहले ही उनकी खून बर्दाश्त पर एक भारी बोझ थी। अब जबकि उन्होंने अपनी जिस्मानी साख्त को मजीद बेहतर बनाया था, उनकी खून बर्दाश्त के इस्तेमाल की शरह खौफनाक हद तक पहुंच गई थी। यही वजह थी कि ये बिल्ड गार्ड्स इस चाल को इत्तेफाकना इस्तेमाल करने से गुरेज करते थे। मुझे मालूम है, डाइवर्जन फिनिक्स गुस्से से चलाए। वो सैफ अली को घूरते हुए गुस्से से अपने दांत पीसने से न रह सकी। बिल्ड फुलियम, मैं तस्लीम करूंगी कि तुम हमें यहां तक धकेलने के लिए काफी मुतासिर कुन हो, लेकिन ये अब खत्म होता है। डाइवर्जन फिनिक्स ने अपने बैग से कागज का एक टुकड़ा निकाला। ये एक कदीम यादगार की तरह लगता था, लेकिन जिस लम्हे इसने ये कागज जाहिर किया, इसकी तवानाई ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। इस कागज से हौलनाक इलाही ताकत निकल रही थी, जिसने सबके जिस्मों को भारी महसूस कराया। मजीद बरा, कागज ने अपने अर्द गिर्द की जगह को अपने इलाके में तब्दील कर दिया, और थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन के कवानीन अब मुतासरा इलाके में लागू नहीं होते थे। डाइवर्जन फिनिक्स ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, और नफीस जरा पहने हर किस्म के हथियारों से लैस कुनकाल जंगजू खला से निकलने लगे। कुनकाल जंगजुओं के आलात पर जादुई निशानात कंदा थे, और हर टुकड़े पर एक जैसा नमूना था। आलात की चमक की बुनियाद पर यह वाज़ेह था कि ये मुर्दा मखलूकात एपिक सीट आलात पहने हुए थी, जो यहाँ मौजूद बहुत से चोटी के माहिरीन से कहीं बेहतर थे। 3 मुख्तसर सेकंड के बाद कल 12 कुनकाल जंगजुओं ने डाइवर्जन फिनिक्स को घेर लिया था। औरों का वारीर, लेवल 88, HP 28-000/28-0000000। ये कैसे मुमकिन है? जब सब ने आरो का वारिरस को देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन खिलाड़ियों को औजार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती थी, फिर भी डाइवर्जन फिनिक्स ने बिल्कुल वही किया था। मजीद बरा, उसने सिर्फ आम मोनस्टर्स को नहीं बुलाया था, ये मखलूकात और टीम का मुकाबला कर सकती थी। बिल्ड फुलियम,
मैंने वाकई तवक्को नहीं की थी कि तुम मुझे ये ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने पर मजबूर करोगे, लेकिन साइड टेम्पल में तुम कितने ही मजबूत क्यों ना हो गए हो, फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के सामने इसकी कोई अहमियत नहीं। डाइवर्जन फिनिक्स ने सैफ अली को घूरते हुए गुस्से से कहा। उसने जो औजार अभी इस्तेमाल किया था वो आसान नहीं था। एक बार जब वो कागज को फाल कर देती तो उसे बद्दुआ लग जाती और उसकी रूह एक तवील अरसे तक कमजोर हालत में चली जाती, जिससे वो खुद को बेहतर बनाने से कासिर रहती। अपने तबसरे के बाद डाइवर्जन फिनिक्स ने अपने औरों वारिरस को सैफ अली और उसके साथियों को मारने का हुक्म दिया। क्या ऐसा ही है? 12 औरों वारिरस पर एक नजर डालते हुए सैफ अली ने थंडर ईगल की सिमनंग बांसुरी निकाली और इसे बजाया। चैप्टर 2209 ताकतवर उड़ने वाली सवारी। जिस लम्हे सैफ अली ने बांसुरी बजाई, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा चांदी का मैजिक ईरे नमूदार हुआ। चंद सेकंड के बाद हल्के नीले परों वाला एक 10 मीटर ऊंचा उकाब नमूदार हुआ, जिसके गिर्द बिजली की लहरें रक्स कर रही थीं। उकाब ने एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ अपनी आमद का ऐलान किया, जो थंडर टेम्पल के अर्द गिर्द के पूरे इलाके में गूंज उठी। इलाके में मौजूद हर खिलाड़ी पर एक शदीद दबाव पड़ा, यहाँ तक कि सैफ अली की टीम पर हमला करने वाले औरों वारिरस को भी एक लम्हे के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। क्या बिल्ड फुलियम भी एक मूनस्टर बिला सकता है? मैंने सोचा था कि थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में औजार इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। लेवल 100 लानत है। बिल्ड फुलियम ने लेवल 100 का ग्रेट लॉर्ड बुलाया है। लेवल 100 के ग्रेट लॉर्ड को बुलाने का क्या फायदा? फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के पास 12 लेवल 88 3 मुर्दा है। अगरचे सैफ अली की इतने आला दर्जे के मॉन्स्टर को बुलाने की सलाहियत ने मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन को हैरान कर दिया, लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर अपने सर हिला दिए। लेवल 100 एक बहुत ही आला लेवल थी, लेकिन थंडर ईगल सिर्फ एक ग्रेट लॉर्ड था। अगर वो इनफरादी तौर पर औरों वारिरस से ज्यादा मजबूत भी था, तब भी उसकी ताकत की एक हद थी। ज्यादा से ज्यादा वो एक साथ 2 या 3 औरों वारिरस का मुकाबला कर सकता था। इस दौरान बाकी औरों वारिरस फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के अरकान के साथ मिलकर उन सब को हलाक कर देंगे। ताहम जब सिमसारा और उसके साथियों ने थंडर ईगल को देखा तो उनके दिल सदमे और रश्क से भर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उड़ने वाली सवारी ग्रेट लॉर्ड के तौर पर शुरू होगी। ये जमीनी सवारियों के आगाज से कहीं ज्यादा मजबूत थी। न सिर्फ सैफ अली अपने थंडर ईगल को फिजाई नकलो हमल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था, बल्कि ये एक हकीकी जंगी साथी के तौर पर भी काम कर सकता था। 3 तक पहुंचने के बाद भी थंडर ईगल कारामद रहेगा। इसके मुकाबले में मौजूदा जमीनी सवारियां सिर्फ आम माहिरीन और कमजोर खिलाड़ियों की मदद कर सकती थीं। वो उनके मेयार के माहिरीन के लिए महज इजाफी बोझ थीं। तो ये एक उड़ने वाली सवारी है, मुझे बाद में अपने लिए एक हासिल करनी होगी। एंडलेस सकारज ने थंडर ईगल को देखते हुए अंदर ही अंदर अहद किया। टीम के बाकी अरकान ने भी इसके खामोश जज्बात में हिस्सा लिया। थंडर ईगल की 3 जंगी ताकत उन्हें बहुत सी ऐसी चीजें हासिल करने में मदद दे सकती थी जो पहले नामुमकिन थी। बिल्ड फुलियम, ऐसा लगता है कि तुम अपनी हद तक पहुंच चुके हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि एक ग्रेट लॉर्ड तुम्हें बचा सकता है? डाइवर्जन फिनिक्स थंडर ईगल को देखकर हंसी। चूंकि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मेरे औरों वारिरस की ताकत के गवाह बन सकते हो। डाइवर्जन फिनिक्स ने अपने 6 औरों वारिरस को थंडर ईगल पर हमला करने के लिए कंट्रोल किया, जबकि इसने बाकी मखलूकात को सैफ अली और दूसरों के पीछे भेज दिया। डाइवर्जन फिनिक्स काफी मोहतात है, इस उकाब के पीछे 6 औरों वारिरस भेज रही है। वो मखलूक अब खत्म है। मेलोडी, जिसने ये दौर से देखा, मायूसी से न रह सकी। सीक्रेट टेम्पल ने औरों वारिरस के बारे में कुछ मालूमात हासिल की थी। औरों वारिरस आम मोनेस्टर्स की तरह नहीं थे, वो के ज्यादा करीब थे। उनके पास अपने स्किल्स और स्पिलिस थे, और जब इनमें से काफी तादाद मिलकर काम करती तो औरों वारिरस इससे भी ज्यादा जंगी ताकत का मुजाहरा कर सकते थे। 6 ताउन करने वाले औरों वारिरस इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड को भी गिरा सकते थे। अगरचे थंडर ईगल औरों वारिरस से 12 लेवल ज्यादा था, लेकिन उसके बुनियादी औसाफ ज्यादा से ज्यादा लेवल 88 के ग्रैंड लॉर्ड के बराबर होने चाहिए। ये सैफ अली के लिए किसी काम का नहीं होगा। सिर्फ एक ग्रेट लॉर्ड। सैफ अली डाइवर्जन फिनिक्स के तबसरे पर हंसा। तुम वाकई लेवल 100 के मॉन्स्टर को हल्का ले रही हो। इस सूरत में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फर्क कितना बड़ा है।
सैफ अली ने फौरी तौर पर अपने थंडर ईगल को करीब आते हुए आरोका वारियर्स पर हमला करने की हिदायत की। अपने बड़े परों की एक फड़फड़ाहट के साथ थंडर ईगल ने 6 आरोका वारियर्स की तरफ सैकड़ों बिजली के झटके भेजे। तेजी से रद्द अमल जाहिर करते हुए आरोका वारियर्स ने अपने दिफा के लिए स्किल्स फाल करने की कोशिश की। धमाका, धमाका, धमाका। अगले ही लम्हे तमाम 6 आरोका वारियर्स 20 गज से ज्यादा दूर जा गिरे, उनके जिस्म झुलसकर सियाह हो गए। इस अमल में उन्होंने 20 लाख से ज्यादा एचपी खो दी। थंडर ईगल ने दोबारा चीख मारी और एक नीली बिजली की लहर में तब्दील होकर अपने अहदाफ की तरफ झपटा। उड़ने वाली सवारी नाकाबिल यकीन हद तक तेज थी। अमली तौर पर एक लम्हे में 100 गज का फासला तय कर लिया जब वो हमला करने वाले 6 आरोका वारियर्स से टकराई, जिससे तमाम 6-3 मुर्दा मजीद 20 गज पीछे जा गिरे। आरोका वारियर्स थंडर ईगल के सामने बिल्कुल बेबस थे। कुछ देर के लिए मुख्तलिफ माहिरीन दंग रह गए। ये ताकतवर एनपीसी जैसे 3 आरोका वारियर्स थंडर ईगल के सामने बेबस बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो कि इसी का था। नामुमकिन। मेरे आरोका वारियर्स 3 हैं। डाइवर्जन फिनिक्स सदमे से चलाई जब उसने बुलाई गई मखलूकात को मुतलक नुकसान में देखा। आरोका वारियर्स और थंडर ईगल दोनों 3 थे, तो उनके दरमियान फर्क इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वो उड़ने वाली सवारी बहुत ताकतवर है। जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे अपने लिए एक हासिल करनी होगी। बर्निंग सी बमुश्किल अपना मुंह खुला रखने से रोक सका जब इसने थंडर ईगल की कारकर्दगी देखी। ये ग्रेट लॉर्ड कैसे था? थंडर ईगल ग्रैंड लॉर्ड से भी ज्यादा मजबूत था। ये तकरीबन एक मिथक मॉन्स्टर जितना ताकतवर था। बड़े भाई बिल्ड फुलियम, यहाँ से निकलने के बाद आपको हमें खाना खिलाना होगा, हैप्पी आर्ट ने कहा। इसकी आंखें थंडर ईगल पर जिमी हुई थी। वो जानती थी कि उड़ने वाली सवारियां ताकतवर होती हैं, लेकिन इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी ताकतवर होंगी। अगर इसके पास थंडर ईगल बतौर साथी होता तो वो आसानी से मैदानों में अकेले ही ग्रैंड लॉर्ड्स का मुकाबला कर सकती थी। यकीनन कोई मसला नहीं, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गॉड्स डोमेन में हर 50 लेवल एक बड़ी हद थी। न सिर्फ खिलाड़ियों के हथियार और आलात एक मियारी तब्दीली से गुजरेंगे, बल्कि मोनस्टर्स भी मजबूत हो जाएंगे। दरी असना लेवल 100 खेल में दूसरी बड़ी हद थी, और ये लेवल 50 से कहीं ज्यादा बड़ी थी। दुरुस्त तौर पर लेवल 100 मोनस्टर्स के बुनियादी औसाफ के हवाले से एक बड़ा मोड़ था। मोनस्टर्स की एचपी, ताकत और चुस्ती समेत हर चीज एक मियारी तब्दीली से गुजरेगी। इसके मुकाबले में खिलाड़ियों के आलात के हवाले से ज्यादा फर्क नहीं था। लेवल 100 तक पहुंचने के बाद मैन गार्ड सिस्टम ने खिलाड़ियों को पनाह देना बंद कर दिया और गार्ड्स डोमेन के मोनस्टर्स पर से अपनी पाबंदी मुकम्मल तौर पर हटा दी। जब माजी में खिलाड़ियों ने लेवल 100 के नक्शों की तलाश शुरू की थी, तो बहुत से ट्रदो खिलाड़ी आम शहरियों के दर्जे पर आ गए थे। यहाँ तक कि चीफ्टीन रैंक के मोनस्टर्स को मारने के लिए भी ट्रदो माहिरीन की मुकम्मल पार्टियों और टीमों की जरूरत होती थी। लॉर्ड रैंक के मोनस्टर्स का तो जिक्र ही किया। यही वजह थी कि ट्रदो खिलाड़ियों के लिए लेवल 100 के नक्शों की तलाश करना बहुत खतरनाक था। आमतौर पर सिर्फ 3 खिलाड़ी ही उन इलाकों में अकेले घूमने की इस्तेताअत रखते थे। अगरचे थंडर ईगल सिर्फ एक ग्रेट लॉर्ड था, लेकिन इसके बुनियादी औसाफ आरोका वारियर्स से तकरीबन 2 ट्र ज्यादा थे। वो लेवल 88 के मिथक मोनस्टर्स का मुकाबला शायद न कर सके, लेकिन वो लेवल 88 के ग्रैंड लॉर्ड रैंक की कदीम नस्ल का मुकाबला कर सकता था। 3 आरोका वारियर्स थंडर ईगल का मुकाबला कैसे कर सकते थे? पहला आरोका वारियर सिर्फ 20 सेकंड के बाद गिर गया। बाकी 5 की सिर्फ आधी एचपी बाकी थी जब वो थंडर ईगल से निपटने की कोशिश कर रहे थे। फ्लावर ऑफ 7 सन्स के हीलर्स थंडर ईगल के नुकसान का मुकाबला नहीं कर सके। इसके बरक्स उड़ने वाली सवारी की अब भी 93% एचपी बाकी थी। थंडर ईगल की ताकत और आरोका वारियर्स की ताकत बिल्कुल मुख्तलिफ सतहों पर थी। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि परिंदे जैसी मखलूक कुनकाल मोनस्टर्स को नीस्तो नाबूद कर दे। पीछे हट जाओ, सब पीछे हट जाओ, डाइवर्जन फिनिक्स ने अपने दांत पीसते हुए हुक्म दिया। ये वाज़ेह था कि फ्लावर ऑफ 7 सन्स अब इस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर रहा था। एक बार जब थंडर ईगल आरोका वारियर्स को खत्म कर लेगा, तो वो यकीनी तौर पर इस पर और फ्लावर के दीगर अरकान पर अपनी नजरें जमाएगा। बाहर की दुनिया में वो इसे गिरा सकते थे, लेकिन वो थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में थे, जहां थंडर ईगल बुनियादी तौर पर नाकाबिल शिकस्त था। ये मत सोचना कि तुम इतनी आसानी से बच सकते हो। तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे।
जैसे ही डाइवर्जन फिनिक्स और उसके लोग मरकजी मंदिर में फरार होने की कोशिश करने लगे, सैफ अली ने विंड ब्लेड फाल किया और पीछा किया। वो अपने हरीफों से कहीं ज्यादा तेज था और जब वो डाइवर्जन फिनिक्स के 40 गज के अंदर पहुंचा तो उसने इंस्टेंट स्ट्राइक फाल करके इलेमिनेटलिस्ट के सामने नमूदार हुआ। सोवर्ड्स ट्रांसमिग्रेशन। डाइवर्जन फिनिक्स अपना दिफा करना चाहती थी, लेकिन इसका जिस्मानी कंट्रोल एक धागे से लटका हुआ था क्योंकि इसकी रूह कमजोर हो चुकी थी। वो कलन रे को वक्त पर रोकने या इससे बचने के काबिल नहीं थी। सैफ अली की तलवार इस औरत के जिस्म में उतर गई और उसकी एचपी फौरी तौर पर 0 हो गई। मरते ही गिरते हुए इसने 2 अशिया गिराई, डार्क गोल्ड रैंक के कपड़े के दस्ताने का एक जोड़ा और वो कागज जो उसने आरो का वारिरस को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया था। चैप्टर 2210 कदीम खुदा की दस्तावेज का टुकड़ा। जब डाइवर्जन फिनिक्स मारी गई तो फ्लावर ऑफ 7 सन्स के अरकान में अफरा तफरी फैल गई। मजीद बरां, आरो का वारिरस उसके मरने पर गायब नहीं हुए थे, लेकिन इस औरत के कंट्रोल के बगैर उन्होंने अपनी आजादी हासिल कर ली थी और अब वो मिलकर काम नहीं कर रही। नतीजे के तौर पर उनकी जंगी ताकत तेजी से गिर गई और थंडर ईगल के लिए उन्हें खत्म करना बहुत आसान हो गया। ये महसूस करते हुए कि आरो का वारिरस अब थंडर ईगल की तवज्जो भी नहीं हटा सकते, फ्लावर के अरकान मजीद घबरा गए। वो बेसोचे समझे थंडर टेम्पल के मरकजी मंदिर की तरफ भागे। इस मरकजी मंदिर में दाखिल होना ही उनकी बका की वाहिद उम्मीद थी। मरकजी मंदिर की हिफाजत 3 टेम्पल गार्ड्स कर रहे थे, जो खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाई की इजाजत नहीं देते थे। यही वजह थी कि सुप्रीम सकाई मरकजी मंदिर के दाखिली रास्ते को रोकने पर वाजिद था। अगर सिमसारा की टीम मरकजी मंदिर में पहुंच जाती तो वो उन्हें छू भी ना पाता। सैफ अली ने फरार होने वाले फ्लावर ऑफ 7 सन्स के अरकान का पीछा करने की जहमत नहीं की, बल्कि इन 2 अशिया को जमा करने के लिए रुका जो डाइवर्जन फिनिक्स ने गिराई थी। अगरचे इसे लेवल पे 76 के डार्क गोल्ड आलात के टुकड़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दूसरे माहिरीन के लिए ये आला दर्जे के आलात थे। मौजूदा चोटी के माहिरीन में से ज्यादातर के पास लेवल 75 के डार्क गोल्ड आलात का एक टुकड़ा भी नहीं होगा। सिर्फ डाइवर्जन फिनिक्स जैसे मुंसटर लेवल के माहिरीन ही इतने आला दर्जे की अशिया हासिल करने के लिए काफी मजबूत थे। मौजूदा चोटी के माहिरीन सिर्फ लेवल 77 के करीब थे और लेवल 75 के डार्क गोल्ड आलात हासिल करना अब भी मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज था। सैफ अली को कपड़े के दस्ताने से कहीं ज्यादा इस कागज में दिलचस्पी थी जो इलेमिनेटलिस्ट ने गिराया था। कोई भी शय जो थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन के अंदर औरों का स्पिरिट्स को बिला सके, वो यकीनी तौर पर एक गैर मामूली शय थी। कम अज कम सैफ अली ऐसी किसी शय के बारे में नहीं सोच सकता था जो ऐसा कर सके। थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन इन आलमी कवानीन की पैरवी करती थी जो खुद थंडर गार्ड ने बनाए थे। यहाँ तक कि फरीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया भी थंडर गार्ड की इजाजत के बगैर उन कवानीन को नहीं तोड़ सकती थी। फिर भी इस पुरस्कार कागज ने कामयाबी से ऐसा कर दिखाया था। इस पुरस्कार कागज को खोने के खतरे के मुकाबले में फ्लावर ऑफ 7 सन्स के बाकी अरकान का पीछा करना कोई फायदामंद सौदा नहीं था। ये है कदीम खुदा की दस्तावेज का टुकड़ा। जब सैफ अली ने पुरस्कार कागज का मुआयना किया और उसका नाम मालूम किया तो वो दंग रह गया। कदीम खुदा इन इब्तिदाई खुदाओं को कहा जाता था जो सबसे पहले जाहिर हुए थे। ऐसी अफवाहें थीं कि ये कदीम खुदा गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम बनाने के जिम्मेदार थे, लेकिन जंग की वजह से वो गायब हो गए और फिर कभी नजर नहीं आए। कोई भी शय जो कदीम खुदा से मुतालिक हो वो एक कीमती खजाना थी। कदीम खुदा की बहुत सी अशिया में सबसे मशहूर कदीम खुदा की दस्तावेज का टुकड़ा था। सैफ अली की पिछली जिंदगी में इन दस्तावेजात के टुकड़ों पर पूरी बादशाहतों और सल्तनतों में गिल्ड जंगें छिड़ गई थी। कदीम खुदा की दस्तावेज का हर टुकड़ा नाकाबिल यकीन ताकत का हामिल था। ये अफवाह थी कि अगर कोई मुकम्मल जल्द जमा कर ले तो वो तबाहकुन ताकत हासिल कर लेगा, यहाँ तक कि खुदाओं से लड़ने के लिए भी काफी। ये अफवाह टिछे खुदा के दर्जे के खिलाड़ियों के बारे में नहीं थी, बल्कि हकीकी टिछे खुदाओं के बारे में थी। ये भी कहा जाता था कि कुछ बादशाहतें और सल्तनतें अजीम कदीम जंग के बाद ही नमूदार हुई थी, जिन्हें इन लोगों ने बनाया और उन पर हुकूमत की, जिनके पास कदीम खुदा की दस्तावेज का टुकड़ा था। इंसानी नस्ल के लिए ऐसी ताकत के बगैर दुनिया की मुख्तलिफ नस्लों से इलाका छीनना नामुमकिन होता। सैफ अली को आखिरकार एहसास हुआ कि डाइवर्जन फिनिक्स ने थंडर गार्ड के कवानीन को नजरअंदाज करते हुए थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में इतने सारे आरो का स्पिरिट्स कैसे बुलाए थे। कदीम खुदा की दस्तावेज के टुकड़े के साथ ऐसा कारनामा अंजाम देना नामुमकिन नहीं था। बहरहाल
कदीम खुदा उन खुदाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर थे जो गॉड्स डोमेन के बर्रे आजम पर पैदा हुए थे। थंडर गार्ड के आलमी कवानीन महज एक दस्तावेज के टुकड़े का मुकाबला नहीं कर सकते थे जो एक कदीम खुदा ने बनाया हो। सैफ अली ने कदीम खुदा की दस्तावेज के टुकड़े का एहतियात से मुआयना करने के लिए एक लम्हा लिया। कदीम खुदा की दस्तावेज का टुकड़ा सफावी, एक कदीम कागज जो वक्त की गर्दिश से गुजरा है। इसके इलाही निशानात बरकरार हैं और नाकाबिल यकीन ताकत के हामिल हैं। इसकल एक औरों का स्पिरिट को बुलाना, लड़ाई के लिए 12 कदीम औरों का वारिरस को बुलाने के लिए सारिफ की रूह का एक हिस्सा कुर्बान करे। बुलाए गए औरों का वारिरस सारिफ से एक ट्र ज्यादा होंगे, ट्र 3 तक। दौरानिया 12 घंटे। कोल डाउन 5 कुदरती दिन। इसकल 2 रूह का जज्ब करना, रूह का जौहर पैदा करने के इम्कान के लिए आधी मरी हुई मखलूकात की रूहें जज्ब करे। कोल डाउन 6 घंटे। इसकल 3 रूह की मजबूती, किसी मखलूक की रूह को मजबूत करने के लिए रूह का जौहर इस्तेमाल करे। कोल डाउन 1 कुदरती दिन। ये शय मालिक की रूह से जड़ी हुई है और उसकी तिजारत नहीं की जा सकती और न ही उसे गोदाम में रखा जा सकता है। इस टुकड़े के मौत पर गिरने का भी इम्कान है। शानदार, वाकई शानदार। जैसे ही सैफ अली ने कदीम खुदा की दस्तावेज के टुकड़े के औसाफ का पैनल पढ़ना खत्म किया, वो नाकाबिल बयान सदमे और जोश से भर गया। कोई ताज्जुब नहीं कि वो ताकतें इन दस्तावेजात के टुकड़ों के लिए इतनी शिद्दत से मुकाबला करती थी। अगर एक टुकड़ा ऐसी ताकत जाहिर कर सकता है तो एक मुकम्मल जिल्द कितनी ताकत फराहम करती होगी। मौजूदा माहिर खिलाड़ियों के खिलाफ औरों का स्पिरिट को बुलाना एक खुदाई इस्कल था। 12-3 की जंगी ताकत कोई मामूली बात नहीं होगी। अगर लेवल 100 की हद न होती तो थंडर ईगल कभी भी 12 औरों का वारिरस का मुकाबला न कर पाता। ताहम सैफ अली ने औरों की मजबूती के इस्कल को औरों का स्पिरिट को बुलाने के इस्कल से कहीं ज्यादा अहमियत दी। मौजूदा खिलाड़ी शायद अपनी रूहों की अहमियत और मानी को सही मानों में न समझ सकी, लेकिन जैसे जैसे वो लेवल अप करते रहेंगे और बहुत ज्यादा और मोनस्ट्रस का सामना करेंगे, वो इसे समझ जाएंगे। एक ताकतवर रूह के बगैर खिलाड़ियों को ट्र 5 तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी, ट्र 6 तो दूर की बात है। मजीद बरा रूह की मजबूती के इस्कल में वाज़े तौर पर कहा गया था कि उसे मखलूकात पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे लफ्जों में ये इस्कल सिर्फ खिलाड़ियों तक महदूद नहीं था बल्कि पर भी असरअंदाज होता था। उनकी रूहें उनकी सलाहियत की नुमाइंदगी करती थीं। किसी एनपीसी की रूह जितनी ताकतवर होगी, इसकी नशोनुमा की सलाहियत इतनी ही ज्यादा होगी। ज्यादा नशोनुमा की सलाहियत का मतलब यह भी था कि को आला ट्रस तक पहुंचने में आसानी होगी। खेल के इस मरहले पर पर्सनल गार्ड्स एक आम मंजर थे। ताहम बहुत कम पर्सनल गार्ड्स ऐसे थे जिनकी नशोनुमा की सलाहियत ज्यादा थी। यहां तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी जश्न मनाते अगर उन्हें एक और सीक्रेट सिल्वर गार्ड मिल जाता। पहला, सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स नाकाबिल यकीन जंगी ताकत के हामिल होते थे। अगर उनके पास लेवल और आलात के फवाइद हों तो वो मौजूदा चोटी के माहिरीन को आसानी से दबा सकते थे। दूसरा, सीक्रेट सिल्वर रैंक के पर्सनल गार्ड्स 3 तक पहुंचते वक्त किसी रुकावट का सामना नहीं करेंगे। एक बार जब वो लेवल 100 तक पहुंच जाएंगे तो उन्हें अगले ट्र तक जाने में कोई मसला नहीं होगा। मजीद बरा उनके पास ट्र 4 तक पहुंचने का मौका होगा। ट्र 4 पर न सिर्फ पर्सनल गार्ड्स गिल्ड टाउन्स और शहरों के दिफा में एक बड़ी मदद होंगे बल्कि वो बड़े पैमाने की लड़ाई में तबाही मचा देंगे। ताहम सीक्रेट सिल्वर पर्सनल गार्ड हासिल करना गैर मामूली तौर पर मुश्किल था। यहां तक कि जीरो विंग के पास सिर्फ 22 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स थे और ये बड़ी हद तक उन गार्ड्स के बारे में सैफ अली के माजी के इल्म की वजह से था, वरना जीरो विंग के पास इस वक्त 10 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स भी ना होते। ताहम आला नशोनुमा की सलाहियत वाले हासिल करना अब कोई मसला नहीं होगा क्योंकि इसके पास रूह की मजबूती का इस्कल था। सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स शायद तलाश करना मुश्किल हों, लेकिन मिस्ट्रेस आयरन गार्ड्स कसरत से दस्तयाब थे। एक बार जब इसने काफी रूह का जौहर जमा कर लिया तो वो एक ताकतवर एनपीसी फौज तैयार कर सकता था जिससे जीरो विंग को इतना मजबूत बनाया जा सकता था कि वो आसानी से सुपर पावर्स के खिलाफ खड़ा हो सके। जबकि सैफ अली पर्सनल गार्ड फौज की सलाहियतों पर गौर कर रहा था, फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के साथ लड़ाई खत्म हो चुकी थी। फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के आधे से ज्यादा खिलाड़ी लड़ाई में मारे गए थे और उनमें से हर एक तंजीम का कैडर रुकन था। मजीद बरा 20 में से 15 बिल्ड गार्ड्स हलाक हो गए थे। ये फ्लावर ऑफ सेवन सन्स के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था।
तंजीम को बहाल होने के लिए गालिबन एक तवील वक्त दरकार होगा। इस दौरान मुख्तलिफ सुपर पावर्स थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन में अपनी पोजीशनें बहुत पहले ही मुस्तहकम कर चुकी होंगी। बड़े भाई बिल्ड फुलियम बिल्ड मैजिक सेल खत्म हो गया है और सुपर पावर्स के लोग मंदिर में दाखिल हो गए हैं। हमें भी जल्दी अंदर जाना चाहिए, हैप्पी ऑट ने खुशी से इत्तला दी जब उनके गिर्द मौजूद रुकावट खत्म हो गई। थंडर टेम्पल का मरकजी मंदिर थंडर गार्ड की खुफिया सरजमीन के अंदर सबसे अहम मकाम था। ये इनकी टीम का असल हदफ भी था। अगर साइड टेम्पल में इतनी शानदार अशिया मौजूद थीं, तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मरकजी मंदिर में क्या इंतजार कर रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।